कुछ क्या बहुत सारे बदलाव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने किए हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। कुल मिला के एक शब्द में अगर हम कहें, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास। अगर आप बच्चे के फायदे को ध्यान में रख करके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फैक्चुअल है, जैसे ये है कि फॉर्मेट चेंज हुआ है 5+3+3+4 का, ये फैक्चुअल है। अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चंस, ज्यादातर क्वेश्चंस आपकी अंडरस्टैंडिंग से अगर आप बच्चे को सेंटर में रख करके आंसर कर रहे हैं तो सॉल्व हो जाएंगे। तो आ जाइए फटाफट से। बहुत बढ़िया, स्टार्ट करें आज का सेशन। तो छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैं अगले 5 मिनट में करूंगी, फिर उसके बाद सीधा हम क्वेश्चंस पे आएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं जो चीज़ें, उनको पहले हम डिस्कस कर लेंगे कि इनकेस आपने आज से पहले अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं भी पढ़ी है, तब भी आप इस एक सेशन से ही पूरी अंडरस्टैंडिंग आपकी गेन हो जाए। ठीक, कितने क्वेश्चंस करेंगे हम? 43 क्वेश्चंस करेंगे। तसल्ली से बैठिएगा और समझ के आंसर्स करने हैं। पोल आपको मिलेगा साथ में, ताकि आपको वो पेपर वाली फीलिंग आती रहे। अब से पहले जो हम देखते थे वो होता था 10+2+3 का सिस्टम, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 की, वो बात करती थी उस पर कि भैया 10वीं, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? अच्छा ठीक है, तो कि हम 10वीं तक की पढ़ाई, फिर 2 साल 11th 12th, फिर उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन, उस सिस्टम को रिप्लेस करते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा कि अब हम इसको 5+3+3+4 करेंगे। कुल मिलाकर के 10+2 का सिस्टम होता था स्कूल एजुकेशन की, अगर हम बात कर रहे हैं, उस 10+2+3 को रिप्लेस करने की बात हुई यहाँ पर। और अभी हम क्या कह रहे हैं कि 5 साल शुरुआत में आपके फाउंडेशनल पीरियड होना चाहिए। इसका सिंपल सा एक निमोनिक या एक शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हैं, 534 एक नंबर है, 534, 5 3 4, ये आप याद रखिए। 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो चीजें याद रहेंगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे पेपर में। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में? ये क्या है? ये नया सिस्टम है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, इस चीज को लेके कंफ्यूजन रहती है हम लोग के बीच। ठीक है, और ये सिर्फ सीडीपी के लिए नहीं है, यानी ये बाल विकास के लिए नहीं है। इससे क्वेश्चंस आपके किसी भी सब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, ठीक है, जहां पर भी नेशनल एजुकेशन पूछी जा रही है। तो 534 मतलब 5 साल 3 साल, 3 का स्क्वायर है क्योंकि, फिर 3 साल और 4 साल की एक स्टेज। शुरुआत के जो 5 साल हैं 3 से 8 वर्ष के बच्चे के लिए फाउंडेशनल पीरियड, इसको FPMS से याद रखेंगे। ये जो 5+3+4 है, 5+3+3+4, FPMS, यानी कि 5 साल का फाउंडेशनल पीरियड है, जिसमें 3 साल आंगनवाड़ी या बच्चे को हम प्रिपेयर कर रहे हैं खेल कूद से और उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रख करके, फिर 3 साल हम प्रेपरेटरी स्टेज बता रहे हैं। इन 3 सालों में आप पहले प्लेवे या आंगनवाड़ी का प्रयोग करते हैं, फिर क्लास 1 और 2 आ जाएगा, जो 2 साल बचे हुए होंगे। फिर बाकी के जो 3 साल हैं यहाँ, इस 5 को भी मतलब 3+2 में डिवाइड किया हुआ है, वो अभी हम देखेंगे। प्रेपरेटरी स्टेज, जिसको हम प्रारंभिक चरण कह रहे हैं, वो बच्चे के 8 साल से लेकर के 11 साल तक की बात होगी। अब से पहले जो होता था हम कक्षा 1 से ध्यान में रखते थे, लेकिन अभी कोशिश हो रही है कि बच्चे की जो प्लेवे वाली एज है उसको भी यहाँ इंक्लूड कर लें, यानी 3 साल से ही हम उसको एजुकेशनल सिस्टम में ध्यान दें प्रॉपर। दूसरा जो 3 है वो 11 से 14 वर्ष मिडिल स्टेज है, और 4 साल जो है बाद के 14 से 18 वर्ष, वो सेकेंडरी यानी माध्यमिक चरण के तहत आएंगे। ठीक है, फोन छोड़ दो, साइड रख दो, बिल्कुल ठीक। अगर हम बात करें 5+3+3+4 की, तो फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडिल स्कूल और सेकेंडरी, इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं। अगर हम पुराने समय में देखें तो ये हमारे सामने यहाँ चेंज लाया गया है। जो आपकी MHRD मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसको नाम बदल करके क्या किया, इसके तहत एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पहले भी वो शिक्षा मंत्रालय होता था, बाद में चेंज हुआ था MHRD, और अब एजुकेशन मिनिस्ट्री ही है। ठीक, पुराने समय पे 10 साल हम 6 वर्ष से ध्यान दे रहे थे बच्चे की एजुकेशन पे, 6 से 16 साल, 6 वर्ष का बच्चा पहली क्लास में जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 2 साल, जिसको हम 10+2 का सिस्टम कहते हैं, 16 से 18, 11th 12th, अभी हमने अगेन वही कर दिया। शुरुआत के 3 साल आंगनवाड़ी, 2 साल जो है वो क्लास 1 और 2, एज 6 और 8, फिर 3 से 5 आपकी सेकेंड स्टेज। ये आप पढ़ भी सकते हैं जब आपको ये मिल जाएगा, वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है। ध्यान रखा गया है कि जरूरी नहीं कि साइंस, कॉमर्स और मैथ, इसमें बायोलॉजी वगैरह जितनी भी स्ट्रीम्स है, ह्यूमैनिटीज है, तो ये साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज ऐसा नहीं होने की जगह आपको पूल ऑफ सब्जेक्ट्स दे दिए जाएं, आप अपने हिसाब से चूज कर सके। एक फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है रिजिडिटी को हटा करके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जिस पे कई क्वेश्चंस बने हैं कि 360 डिग्री असेसमेंट, यानी 360 डिग्री चहुमुखी विकास की हम बात कर रहे हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो रिपोर्ट कार्ड जो आप बच्चे को असेस कर रहे हैं, वो भी सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट पे ना करें। कैसे करें? उसका सेल्फ असेसमेंट, यानी आकलन जो है बच्चा खुद का भी कर सके, उसके पीयर्स उसके बारे में क्या सोचते हैं या क्या उनका आकलन है, ग्रुप असेसमेंट हो, टीचर असेसमेंट, टीचर भी अपना इसमें फीडबैक दे कि बच्चा कैसे सीख रहा है, यानी
360 डिग्री एस्पेक्ट में, 360 डिग्री व्यू पॉइंट में हम देख पाएं कि बच्चा कैसे सीखता है। उसमें टीचर, ग्रुप वर्क, पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट सबको इंक्लूड कर लिया गया। एक नया एग्जामिनेशन रिफॉर्म की जब हम बात कर रहे हैं तो परख को लॉन्च किया इन्होंने। परख क्या है? PARAKH, P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, फिर अगेन जो A है वो एनालिसिस के लिए है, K फॉर नॉलेज और H फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इसकी भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि जो परख है जिसमें परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस, नॉलेज और होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हुई है। ठीक है। 21st सेंचुरी स्किल्स, 21वीं शताब्दी के स्किल्स, कौशल हम बच्चों में डेवलप कर सकें, जैसे डिजिटल लिटरेसी है कि उनको कंप्यूटर की नॉलेज हो, जो भी दुनिया में बाकी चीजें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहा है हम उसका प्रयोग कर सकें, कोडिंग सिखाएं बच्चे को 6th से 8th के लेवल पर जाते जाते ही, इंटर्नशिप्स हों, ये सारी बातें हुई हैं। और 21वीं सदी के जो कौशल हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग के, समालोचनात्मक चिंतन, वो हर एक पक्ष पे सोच पाए, डिजिटल लिटरेसी है, कोऑपरेशन है, लीडरशिप स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ऐसी बहुत सारी स्किल्स हम बच्चों को सिखा पाएं। तो परख को लॉन्च किया किसके लिए? एग्जामिनेशन रिफॉर्म के लिए, कि हम असेसमेंट कैसे करें, परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के आधार पर कर सकें। ठीक है। फिर एक चीज आती है जब हम बात कर रहे हैं कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, यानी जो आपका रिपोर्ट कार्ड है वो 360 डिग्री या फिर हम कहें होलिस्टिक होना चाहिए। 360 डिग्री का मतलब होता है होलिस्टिक एस्पेक्ट, यानी समग्र रूप में बने, सर्वांगीण रूप में हम बच्चों को जांच पाएं, उसके दिमाग को, दिल को और फिजिकल एक्टिविटीज सबको इंक्लूड कर पाए। जो बात BS ब्लूम कह रहे थे, CAP कैप बोलते हैं जिसको हम, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, यानी दिल दिमाग, जो 3H की एजुकेशन है जिसकी हम बात करते हैं कि भैया बच्चे का दिमाग भी इन्वॉल्व हो, उसके इमोशंस भी इन्वॉल्व हो और वो फिजिकली एक्टिविटी भी करे, तो ये तीनों चीजें इंक्लूड हो जाएं। तो बच्चे को हम कैसे, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड किस बेसिस पे बनेगा कि स्टूडेंट्स विल बी इवैल्यूएटेड ऑन कॉग्निटिव, अफेक्टिव। कॉग्निटिव होता है दिमाग, संज्ञान के आधार पे, उसके सोचने समझने, पेन पेपर टेस्ट सब इसमें आ गया। अफेक्टिव है उसके इमोशंस, और साइकोमोटर है फिजिकल एक्टिविटी भी उसको करा पाए। तो ये CAP कैप की फॉर्म में हम उसको असेस कर पाए। ठीक है बात, आगे बढ़ जाए, क्वेश्चंस पे आएंगे। बस NEP ये कह रही है कि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग और एसेंशियल लर्निंग स्किल्स जो है, रिडक्शन इन करिकुलम को बहुत ज्यादा इतना नहीं बढ़ाना कि बच्चे से भारी बस्ता हो उसका। जो बात आपकी लर्निंग विदाउट बर्डन की रिपोर्ट 1993 से कहती हुई आ रही थी, जितनी भी पॉलिसीज आज से पहले आई हैं उन्होंने जो भी अच्छी बातें की हैं उनको इन्होंने अडॉप्ट किया है और अपनी कुछ नई बातें कही हैं। जो अच्छी चीजें थी सिस्टम में पहले से, उन सबको इंक्लूड करके रखा और कुछ नई बातें कही। ठीक, लैंग्वेज पे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, फिर हम आगे की बात करेंगे। फटाफट से क्वेश्चंस पे आएंगे, इतने आप सभी के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग पढ़ते हैं या जिनका एग्जाम है। लैंग्वेज यानी भाषा की जब हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने कहा कि कोई भी लैंग्वेज इम्पोज नहीं होनी चाहिए, यानी बच्चे पे आप थोपे ना कि बच्चे की घर की लैंग्वेज है हिंदी या गुजराती या जो भी मलयालम, तमिल, तेलुगु, और आप उसको जबरदस्ती कह रहे हैं नहीं तुम्हें आओगे स्कूल में तो इंग्लिश में ही बात करनी है। तो इम्पोज नहीं करनी कोई भी लैंग्वेज। मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज का या लोकल लैंग्वेज का भरपूर प्रयोग प्राथमिक कक्षा तक खुले तरीके से बच्चा अपने आप को व्यक्त कर पाए अपनी मातृभाषा में, अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपनी क्षेत्रीय भाषा में। ये बात पहले से चली आ रही है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को भी इन्होंने महत्व दिया है, जिसमें 3 लैंग्वेजेस की बात हुई थी कोठारी आयोग में 1964-66 के दौरान। और ये कौन सी पॉलिसी है? इससे पहले हम देख चुके हैं 68 में पॉलिसी आई थी आपकी और 86 में पॉलिसी आई थी, और अब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 देख रहे हैं। ठीक, तो संस्कृत को एक ऑप्शनल लैंग्वेज की तरह रखा जाए सभी लेवल पे। इसका मतलब क्या? संस्कृत क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज है। क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? जो खत्म होती जा रही हैं, जिनको बोलने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है। तो क्लासिकल लैंग्वेजेस को एक एडिशनल ऑप्शन के रूप में यहां रखा गया है। जितनी भी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो तमिल, तेलुगु, मलयालम, जिन भी भाषाओं का हम देख रहे हैं कि जो हमारी लैंग्वेजेस हैं जो क्षेत्रीय लेवल पे खत्म ना हो जाएं, तो उनको ऑप्शनल की तरह यानी एक एडिशनल ऑप्शन की तरह रखा गया है। ठीक है। और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में हमें पता है एक मदर टंग होती है, फिर इंग्लिश है, उसके अलावा जो भी आपकी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं 22 भाषाएं हैं जिसमें इंग्लिश नहीं आती, ये ध्यान रखेंगे। मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी बहुभाषिता का प्रयोग करना। एक से ज्यादा भाषा जो है वो अच्छी होती है बच्चे के संज्ञान के लिए भी, क्योंकि वो एक से ज्यादा भाषाओं में बात कर पाएगा, तरह तरह के लोगों से मिल पाएगा जो दोनों भाषाएं जानते हैं या तीनों भाषाएं जानते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस जानते हैं, तो उसका संज्ञान बेहतर होगा, उसकी सोचने समझने की क्षमता बेहतर होगी। ISL यानी इंडियन साइन लैंग्वेज पे इन्होंने फोकस किया है। साइन लैंग्वेज आप समझते हैं जो कई बार मूक बधिर बच्चों के लिए, जो बोल नहीं सकते, डेफ एंड डम्ब, उनके लिए प्रयोग की जाती है, जिसमें आप शब्दों का प्रयोग ना करके, आपने न्यूज में भी देखा होगा कि वो हाथों से समझाने की कोशिश करते हैं, बेसिकली साइंस के थ्रू। ठीक है, तो इंडियन साइन लैंग्वेज को भी यहाँ फोकस में लाया गया है। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का मैंने नंबर नहीं दिया क्योंकि ये एकदम ट्राई बॉल जैसा क्वेश्चन है कि ये तो आपको पता होना ही चाहिए।
ठीक है, फटाफट से एक बार इक्विटी पे पूरा पूरा फोकस किया है कि हम बच्चे की नीड्स को समझ पाएं, जो एनसीएफ से लेकर के कोई भी पॉलिसी आज तक कहती आ रही थी। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस होंगे और मुझे लगता है कि इससे बाहर और क्या ही क्वेश्चंस बनेंगे। इसी के अराउंड अगर हद से हद थोड़ा बहुत लैंग्वेज को अगर ट्वीक किया जाए 40 क्वेश्चंस इनफ हैं। 42 क्वेश्चंस 43 क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं, जिससे आप आगे आने वाले किसी भी क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। ए ऑप्शन कह रहे हैं 98% लोग, 2% लोगों को चाहे हम कितना भी समझा लें, कितनी भी आसान भाषा में समझा लें, उनको फिर भी क्वेश्चन गलत करना है। मतलब इसमें ऐसा क्या मुश्किल था। 534 आपको एक फंडा भी बता दिया जो कि इजी है। 534 मतलब इसमें 3 का स्क्वायर है, यानी 3 2 बार रिपीट होगा। ऐसे याद रखने की सिंपल टेक्निक है जो लोग भूल जाते हैं बाई चांस। तो हमें पता है 534 का क्या मतलब है, 5 + 3 + 3 + 4। ठीक है, इसमें 2 + 3 का कोई सिस्टम नहीं है। मैंने आपको बताया था कि ये जो 5 साल है इनको डिवाइड किया गया है, शुरुआत के 3 साल जो हम कह रहे हैं कि आंगनवाड़ी वाला टाइम, और 2 साल है क्लास 1 और 2। इसका मतलब ये नहीं कि 3 + 2 ऐसे लिख देंगे कहीं भी अपनी मर्जी से, है ना। जो सिस्टम है वो 5 + 3 + 3 + 4 का ही रहेगा, उसके अंदर हम कितने भी डिवीजन लगा लें। तो इसलिए इसको लेके आपने घबराना नहीं है। ठीक है, देखिएगा तो 2 + 3 + ये कोई सिस्टम नहीं है। ये 5 + 3 + 2 + 2 ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे मैथ्स की कैलकुलेशन बराबर बिठानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, सिंपल फंडामेंटल तरीका वही है। 534 5 + 3 + 3 + 4 ये 4 स्टेजेस में बांटा गया है। अगर आपसे इनका नाम पूछ लेता तो आपको पता होना चाहिए था कि 5 + 3 + 3 + 4 क्या है। एफ जो आपकी फाउंडेशन स्टेज है, फिर आपका प्रेपरेटरी स्टेज है, फिर आपकी मिडिल स्टेज है, और फिर आपकी सेकेंडरी स्टेज है। FPMS से हमको ये याद रखनी है। ऐसे भी पूछ सकता है कि फाउंडेशन कौन सा लेवल है, प्रेपरेटरी कौन सा लेवल है, मिडिल कौन सी स्टेज है और सेकेंडरी कौन सी स्टेज है। तो 5 + 3 + 3 + 4 5 साल का फाउंडेशन लेवल, 3 साल का प्रेपरेटरी, 3 साल का आपका फिर मिडिल, और जो 4 साल का है वो है सेकेंडरी। ठीक, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ए का मतलब यहाँ आप यहाँ चूज करेंगे तो यहां से ये सही होगा। ध्यान रखिएगा अगर ए ऑप्शन यहाँ 2 लिख दिया होता तो गलत हो जाता। तो ये लास्ट वाले जो ऑप्शंस हैं ये बाण वाले क्वेश्चंस हैं, समझ गए ना, तो उसको ध्यान से आंसर करना है। चलिए ट्राई बॉल खत्म हुई, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए जवाब दीजिए। और अगर आप बच्चे को सेंटर में रखेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी को दिमाग में रखें, कुछ वर्ड्स हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन लाना है, बच्चे को सेंटर में रखना है, क्या करना है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का प्रयोग करने देना है, चहुमुखी विकास होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करनी है, तो आपका आंसर गलत आसानी से नहीं हो पाएगा। ठीक, ध्यान से पढ़ने हैं नॉट वाले क्वेश्चंस को। शांतनु क्या कह रहे हैं भाई, फाइनली ड्रीम कम्स ट्रू एंड आई एम फैन मैम। बाय द वे ये आपने ऐप में क्लास में पढ़ाया है? हाँ बिल्कुल पढ़ाया शांतनु, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बताइए फटाफट से। देखिएगा, देखें कितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं, 70% लोग। अब आपको अपने ही सामने पता लग जाएगा कि कितने लोग कितने सीरियसली पढ़ रहे हैं। 70% लोग, 75% लोग हो गए। चलो सबसे आसान क्वेश्चन देखिए, फटाफट से चलेंगे, समय ज्यादा नहीं लगेगा इसमें क्योंकि टू द पॉइंट क्वेश्चंस हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी लंबी बातें हैं। टू एंश्योर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, जो EWS सेक्शन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या सोशियो इकोनॉमिकली यानी किसी भी रूप से हाशिए पे हैं समाज में, किसी जाति की वजह से, किसी समूह की वजह से, समाज ने महत्व नहीं दिया, या इकोनॉमिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रपोजेस द करिकुलम एंड पेडागोजी शुड बी, यानी जो पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र है, यानी जो पढ़ाने के तरीके हैं और जो कंटेंट है, जो करिकुलम है, जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो कैसी होनी चाहिए। एग्जाम्स के अराउंड हम रखें उनको, सेंटर्ड अराउंड एग्जाम्स यानी परीक्षाओं पे केंद्रित हो, बिल्कुल भी नहीं। सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक्स पे भाई बच्चे को सेंटर में रखना है, ना तो किताब, ना टीचर, ना टेक्स्ट बुक, ना कुछ और। एंगेजिंग एंड कॉन्टेक्चुअल, ये बात एकदम सही है, संलग्न और संदर्भित हो, यानी बच्चे के कॉन्टेक्स्ट से, उसके संदर्भ से, जिस समाज से, जिस दुनिया से वो आ रहा है, उस संदर्भ से हम एग्जाम्पल्स उठाएं, उसी तरह का करिकुलम बनाएं। आप एनसीईआरटीज उठा करके देखते हैं, आप ईवीएस की बुक उठा लीजिए फॉर एग्जांपल, ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं जो बच्चे को उसके ही पर्यावरण के बारे में बता रही हैं, यानी ऐसे उदाहरण, ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसी चीजें उसमें दी हुई हैं कि बच्चा रियल लाइफ से जुड़ सके, कॉन्टेक्स्ट से जुड़ सके, वो वास्तविक जीवन से सीख सके। तो स्कूल की दुनिया और बाहर की दुनिया को इतना अलग नहीं कर देना कि बच्चा कनेक्ट ना कर पाए। तो एंगेजिंग, एक तो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट हो, उसमें वो इंटरेस्ट ले पाए, एक्टिव रह पाए, सक्रिय हो, और कॉन्टेक्स्ट से यानी उसके जीवन से जुड़ी हुई हो। स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। यूनिफॉर्म
कपड़ों में अच्छी लगती है कि पता ना लगे, इक्वालिटी की बात हो, कोई अमीर घर से है गरीब घर से, सब एक जैसे दिखें, बट पढ़ाने के तरीके यूनिफॉर्म नहीं होने चाहिए, करिकुलम यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बाकी सारी बातें सेकेंडरी हैं, एग्जाम और सारी चीजें, पहले जरूरी है कि बच्चे के दिमाग में लर्निंग तो बैठे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और जवाब दीजिए पोल में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित किया गया है? किस बारे में बात हुई? अभी हमने लैंग्वेज के बारे में चर्चा की थी कि कैसे जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फोकस करती है कुछ चीजों पे। देखिएगा सी ऑप्शन कह रहे हैं 87% लोग। देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पहला ऑप्शन है बीइंग एजुकेटेड इन वंस मदर टंग इज डेट्रीमेंटल टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, यानी अगर आप मातृभाषा में शिक्षित करते हैं बच्चे को तो वो शैक्षिक और प्रौद्योगिक रूप से उन्नति नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है कि मातृभाषा आपको रोकती है कि आप टेक्नोलॉजी नहीं सीख पाएंगे, गलत बात है, खत्म हो गई। Schools should encourage children to learn and speak English as their first language। अभी तो बात हुई थी, हमने शुरुआत में बात की थी कि आप लैंग्वेज को इम्पोज नहीं कर सकते, बच्चे पे थोप नहीं सकते, जो भी उसकी मातृभाषा है वो प्रयोग करेगा। सी ऑप्शन है मल्टीलिंगुअलिज्म हैज ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग स्टूडेंट्स। यही बात एनसीएफ कहता हुआ आया है, यही बात बाकी पॉलिसीज कह रही थी कि मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिता, मल्टीपल लैंग्वेजेस, क्योंकि बच्चे ऐसे होंगे जो कई भाषाएं बोलेंगे। किसी के घर में गुजराती बोली जाती है, वो स्कूल में भी गुजराती प्रयोग करेगा क्योंकि उसको अभी दूसरी भाषा नहीं आई है। ठीक, किसी के घर में हिंदी बोली जाती है, किसी के घर में मलयालम, पंजाबी, तो कई भाषाएं, क्योंकि डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, तो विभिन्नता में एकता की बात करेंगे, तो ये जरूरी है जानना कि बच्चों को मल्टीपल लैंग्वेजेस का आप माहौल दें। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? एक एसेट है ना, बहुभाषिता एक एसेट है हमारे लिए, ना कि प्रॉब्लम। ठीक, डी ऑप्शन है बाइलिंगुअल अप्रोच कंफ्यूजेस स्टूडेंट्स एंड हैम्पर्स लर्निंग। ऐसा नहीं है, भाषाएं प्रॉब्लम नहीं बननी चाहिए। द्विभाषिता से क्या होगा कि प्रॉब्लम बन जाएगा, बच्चा सीख नहीं पाएगा। नहीं, जितनी लैंग्वेज हूं आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सुनीता जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो बाइलिंगुअल से बेटर क्या हो गया? मल्टीलिंगुअल हो गया। बाय का मतलब सिर्फ 2 ही भाषाएं, मल्टीलिंगुअल कई भाषाएं। एट द प्राइमरी लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस डैश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन, यानी प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित किया जाना चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे कि टिल 5 ग्रेड 5 तक हम क्या कर रहे हैं, बच्चे की रीजनल या मदर टंग, रीजनल यानी जो भी क्षेत्रीय भाषा है, एमटी यानी जो भी मदर टंग है, जो भी उसके घर में बोले जाने वाली भाषा है। ऐसा नहीं है स्कूल में आए तो हम कहें इंग्लिश में ही बात करोगे, चाहे तुम्हारी भाषा कोई भी हो, क्योंकि 5वीं क्लास तक बच्चा छोटा है ना, उसकी जो एज है वो कम है, इतना वो बड़ा नहीं हो गया, 6 से 11 वर्ष के बीच का बच्चा रहेगा। तो पहले तो उसको कंफर्टेबली हम फील करा दें, पहले उसको चीजें समझ तो आ जाएं, फिर लैंग्वेज भी सिखा दीजिएगा कोई और। ठीक, डी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। अब हिंदी, ऐसा थोड़ी सबके घर में भाषा जो है वो हिंदी ही बोली जाएगी या इंग्लिश ही बोली जाएगी या संस्कृत ही बोली जाएगी। तो ये कहती है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग होना चाहिए। आप अगर इंग्लिश में भी पढ़ा रहे हैं तो उसको बता देंगे ना, उसकी मातृभाषा में भी उसको समझा देंगे, तो घर की भाषा जिससे वो कनेक्ट कर पाए। पहले अपने आप को एक्सप्रेस तो करना सीखे बच्चा, तो मदर टंग होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और पोल में जवाब दीजिएगा। क्या पूछा है? एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, यानी आकलन का जो हम टेस्ट ले रहे हैं, बच्चे को जांच रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। असेसमेंट एक पार्ट होता है इवैल्यूएशन का, इवैल्यूएशन बड़ी प्रक्रिया है, तो बच्चे को जांचने का उद्देश्य क्या है, एम क्या है, क्या जरूरत पड़ रही है। आप अभी पोल में जब जवाब दे रहे हैं और मैं कह रही हूं कि इतने % लोग सही उत्तर दे रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है बताइए, बताइए फटाफट से। सी ऑप्शन 93% लोग दे रहे हैं। आज तो आप लोग बिल्कुल मोटिवेटेड लग रहे हो। मैं मेरी थोड़ी तबीयत ढीली है, बट आप लोग पूरी तरह से मोटिवेटेड लग रहे हैं। चलिएगा देखते, 93% लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है कंचन, दोनों की पढ़ाई हो जाएगी, चाहे इंटर्नशिप हो चाहे बीएड हो, कोई अलग पढ़ाई नहीं है। आप सेशन लेते रहिए और साथ में बीएड भी पढ़ते रहिए। देखिएगा, एम ऑफ असेसमेंट क्या होना चाहिए? रटने पे तो हमें कभी फोकस नहीं करना कि बच्चे की रटने की क्षमता बढ़े, ये फोकस नहीं है हमारा। मेजरिंग रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, यानी बस रट करके रिकॉल कर करके जो उसने पढ़ा है उसी को वो पेपर में उगल दे, रिप्रोड्यूस कर दे, पुनर्उत्पादन कर दे, तो ये भी खराब बात हो गई। फिर आता है सी ऑप्शन, टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। देखिए, बच्चा सेंटर में है सारे क्वेश्चंस में, पूरी पेडागॉजी बच्चे को सेंटर में रख के चल रही है।
ठीक, तो उद्देश्य ये नहीं है कि रट के बस आंसर दे दे, ये नहीं है कि रिप्रोड्यूस कर दे बस। टू अराइव एट पैरामीटर्स टू कंपेयर चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरी दुनिया भर के बच्चों को कंपेयर कर सकें। कंपेयर करना क्या है, एक नेगेटिव बात है, एक नेगेटिव वर्ड है। कोलैबोरेट करना है, कंपेयर नहीं करना बच्चों को। तो टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी हम आकलन इसलिए कर रहे हैं कि सीखने की प्रक्रिया में मदद हो सके। जब आप यहां आंसर गलत देंगे तो आप उस चीज को दोबारा ध्यान से पढ़ेंगे कि भाई कहां कमी रह गई, कैसे मैं सीख रहा हूं या सीख रही हूं, कहां अभी सुधार की आवश्यकता है। बात तो सही है, सी ऑप्शन। ठीक, तो असेसमेंट इसलिए होता है कि फीडबैक मिले, कुछ हमें ये पता लगे कि बच्चा सीखता कैसे, उसको और कैसे इंप्रूव करें, उस प्रोसेस को सपोर्ट कैसे किया जाए, इसलिए आप आकलन कर रहे हैं। अगर आकलन ना ही करें तो पता ही नहीं लगेगा कि कहां प्रॉब्लम है, तो आकलन जरूरी है। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 5 में, जवाब दीजिएगा फटाफट से। कसम से मैं अभी जुड़ा हूं, लेकिन आधा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि एक भी गलत नहीं होगा। बहुत बढ़िया मनीष, चलिए आ जाइए। विश्वास पूरा होना चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा के रखिए और करिए मेहनत। फुल मोटिवेटेड फ्रॉम दरभंगा, बहुत बढ़िया नवनीत, बहुत ही खुशी की बात है। देखिएगा आंसर कर रहे हैं सी ऑप्शन, 61% लोग पढ़ते हैं। डैश इज द कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड फ्लैगशिप प्रोग्राम of the government of India to attain the universal elementary education UEE in the country in a mission mode। अब ये UEE की जब बात हो रही है यहाँ पे, तो ये UEE क्या है, ये आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए क्वेश्चन डाला गया है ताकि आप घबरा ना जाएं अगर कुछ और लिखे, है ना। तो UEE होता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बिना किसी टेंशन के फ्री और कंपलसरी एजुकेशन तक हम पहुंचा पाए। उसकी शुरुआत इस UEE से हुई थी कि हम सार्वभौमिकरण करें शिक्षा का, बच्चे को शिक्षा मिल सके एक लेवल की एटलीस्ट, बिना किसी रुकावट के। तो किसने इस बात को दर्शाया होगा या रिकमेंड किया होगा? सर्व शिक्षा अभियान कब आया? 2001 या 4 के आसपास आया था, 2000s में आया था। ये भी तो किसी आधार पे आया होगा। सबसे पहले जो बात हुई यूनिवर्सलाइजेशन की, वो बात हुई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986 में, जिसको हम आज तक सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें जो आपको लग रहा होगा कि अभी एनसीएफ ही कह रहा है या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कह रही है, बट वो बातें 1992 की रिपोर्ट में भी हो रही थी, वो 64 में भी हो रही थी। जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है वो कोठारी आयोग से लिया गया, फिर 86 में भी हो रही थी। तो वो बातें पहले से हो रही हैं, बट हम उनको उतने अच्छे से लागू नहीं कर पाए। तो यूनिवर्सलाइजेशन की जो बात है, यानी सार्वभौमिकरण की जो बात है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिल सके या सभी को शिक्षा मिल सके, सभी एनरोल कर पाए स्कूल में, ये बात नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में कही गई थी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर आज भी पूछ ले तो हम कहेंगे यस, हम इसको वहां से उठा रहे हैं जब 1986 में पहली बार इसकी बात हुई थी। ठीक, आगे बढ़ेंगे, मतलब हमारी पॉलिसीज की अगर हम बात करें, बाकी तो ये कॉन्सेप्ट और पहले से चल रहा है विदेशों में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एजुकेशन मस्ट, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को कैसा होना चाहिए। भाई बच्चे की भलाई देखनी है हमें, कुल मिला के ऑप्शन वही बेहतर है जो बच्चे को सेंटर में रख पाए, जो बच्चे के बारे में अच्छा सोच पाए। पोल में जवाब देंगे फटाफट से। पहला ऑप्शन है बी फोकस्ड ओनली ऑन प्री डिटर्मिन्ड कंटेंट, यानी जो पूर्व निर्धारित कंटेंट है, जो सिलेबस डिसाइड हो गया है, उसके बाहर एक वर्ड नहीं पढ़ना है। ये तो एकदम खराब बात है। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाँ बच्चा यहां एक्टिव होगा कि समस्या समाधान, जीवन में समस्याएं आना नेचुरल है ना। कोई भी आपको पहले से एक प्लान नहीं दे सकता कि हमेशा बस इतनी ही समस्याएं आएंगी, इसके बाहर नहीं आएंगी। कुछ भी समस्या आ सकती है, तो बच्चे का नेचर ऐसा बना दें हम कि वो समस्या समाधान खुद से कर सके इंडिपेंडेंटली। बिल्कुल सही बात है। एजुकेशन ऐसी हो जिसमें समस्या समाधान पर चीजें केंद्रित हो। फिर आता है सी ऑप्शन, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। ये तो हमने शुरुआत में ही पढ़ा है, 21st सेंचुरी स्किल्स का पार्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चा सोच पाए, फैक्ट्स और ओपिनियन, अफवाहें जो हैं जिन पे हम इतनी जल्दी विश्वास कर लेते हैं, अगर क्रिटिकल थिंकिंग हमारे अंदर डेवलप्ड होगी, समालोचनात्मक चिंतन अगर हमारे अंदर स्कूल लेवल से ही आ जाएगा, तो हम चीजों को परखेंगे, जांचेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तब जाकर के मानेंगे। ऐसा नहीं है जस्ट किसी ने कहा हाँ 2000 के नोट में जो है चिप होती है तो हमने मान लिया। तो फैक्ट्स को, ओपिनियंस को, डेटा को हम रिव्यू कर पाए, उसको एनालाइज कर पाए, समझ पाए, सही ढंग से सोच पाए, उसकी आलोचना कर पाए। आलोचना का मतलब यहां सिर्फ बुराई से नहीं है, बट उसके सभी पक्षों को देखने से है, किसी भी बात के। फोर्थ ऑप्शन है बी इंक्वायरी ड्रिवन, यानी जब इंक्वायरी करेगा बच्चा, जब अन्वेषण करेगा, एक्सप्लोर करेगा, खोज करेगा, डिस्कवरी करेगा, तो क्या होगा? बच्चा होगा एक्टिव, डिस्कवरी ओरिएंटेड होगा जब। तो इन तीनों में बच्चा एक्टिव है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन जब आपने सिर्फ पूर्व निर्धारित विषय वस्तु के इतना ही सिलेबस है, इसके बाहर एक चैप्टर नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पता करना, बस इसको खत्म कर दो, ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना, तो ये गलत बात है, ये नेगेटिव है, इसको हटा दिया हमने। नेशनल एजुकेशन क्यों कहेगी, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी क्यों कहेगी कि बच्चे को एक्टिव मत रखो, रटवाओ बस।
तो आंसर क्या हुआ, 63% लोग ही दे पा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाए करो। जब हमें पता है एक नेगेटिव मिल गया, बाकी सारे पॉजिटिव दिख रहे हैं, हटा देंगे इसको। तो जहां पे भी फर्स्ट ऑप्शन है, मान लो बाकी के 3 में फर्स्ट ऑप्शन है, हटा दिया। अगर आप कंफ्यूज भी हैं इन सेकंड, थर्ड और फोर्थ में, और आपको पक्का पता है कि ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कदापि नहीं होगा, तो आप वो ऑप्शन हटा दीजिए जहां पे ए ऑप्शन में है या फर्स्ट ऑप्शन में है। तो बाकी के 3 में फर्स्ट था, हट गया, आपको नहीं भी पता तब भी आप आंसर तक पहुंच गए, सिंपल एलिमिनेट करके आपने निकाल दिया आंसर। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, 65% लोग ही क्यों आंसर इसका सही दे पा रहे हैं, 90 भी दे सकते हैं, लेकिन हम ऐसे क्वेश्चंस देख के घबरा जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये मैं मॉक टेस्ट के फॉर्म में भी डलवा दूंगी करियरविल ऐप पर जाकर के, आप फ्री में ये क्वेश्चंस एक बार खुद से भी अटेम्प्ट कीजिएगा जो लोग गलतियां कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है द शिफ्ट यानी परिवर्तन प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज फ्रॉम, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव क्या है। वही जो भी चीजें गलत चल रही थी, स्टैंडर्डाइज्ड थी, फ्लेक्सिबल नहीं थी, रिजिड थी, उनको फ्लेक्सिबल किया गया होगा, बच्चे के भले में बदलाव लाएंगे, सिंपल सी बात है। स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी यानी मानकीकरण से लचीलेपन की तरफ, रिजिडिटी से लचीलेपन की तरफ। सबको एक डंडे से हाँकने की बजाय हम क्या करेंगे, बच्चे की नीड्स को समझेंगे, करिकुलम ऐसा बनाएंगे जो हर बच्चे की नीड्स को, उसके इंटरेस्ट को, उसके एप्टीट्यूड को, उसके सीखने के स्टाइल को मैच कर सके, उसकी लर्निंग के पेस को, उसकी दर को। हर बच्चा सेम पेस पे नहीं सीखता, सबको सेम एग्जाम्पल से समझ में नहीं आएगा, किसी को चार्ट देख के जल्दी समझ में आएगा, किसी को एक्टिविटी करके, किसी को डिस्कशन करके। तो हम मल्टीपल वेज में अपने करिकुलम को प्लान कर सकें, बात तो सही है। फॉर्मेटिव टू समेटिव यानी रचनात्मक से मूल्यांकन की हम किसकी तरफ ले जाएं, योगात्मक की तरफ। योगात्मक समेटिव असेसमेंट क्या होता है, हमने सीसीई में पढ़ा है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में। क्या होता है, जिसमें पेपर पेंसिल टेस्ट की बात हो, हाफ ईयरली एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, ईयरली एग्जाम, जिसमें हम जजमेंट पे फोकस करते हैं कि इतने परसेंट आए, इस पे फोकस है। ऐसे ही एग्जाम्स हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में होते आए हैं, हम सब ने दिए हैं कि बोर्ड एग्जाम्स काउंट होंगे, चाहे आप उससे पहले, हो सकता है उस दिन आप ठीक से नहीं अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए, आपकी मन स्थिति सही नहीं थी या कुछ और हुआ, लेकिन उसी बात पे आपको जज कर लिया गया। तो ये जजमेंट के लिए होते थे। वहीं रचनात्मक जो है वो पेन पेपर टेस्ट को हटा करके एक्टिविटी बेस्ड होगा, और ये बच्चे के फीडबैक के लिए लिया जाएगा, जबकि प्रतिपुष्टि के लिए, उसको फीडबैक देने के लिए कि इंप्रूव कैसे कराएं, लर्निंग में सुधार कैसे लाएं, इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। जबकि समेटिव जो है वो जजमेंट के लिए है, कितने परसेंट आप लाए। ठीक, तो फॉर्मेटिव से समेटिव ले जाना तो और गलत बात हो गई। रचनात्मक से योगात्मक की तरफ नहीं लेके जाएंगे। किस तरफ लेके जाएंगे, बल्कि हम ऐसे से, समेटिव से अगर फॉर्मेटिव लिखा होता तो आंसर यही सही हो जाता। ठीक है, तो ये अपने जो नोट्स हैं उसमें शायद गलत टाइप हो गया है क्वेश्चन, तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू लर्निंग फॉर एग्जाम्स, मतलब कॉन्सेप्ट सिखाने से एग्जाम्स के रट्टे की तरफ ले जाएं, उल्टा लिख दिया। अगर ये ऑपोजिट लिखा होता कि एग्जाम्स से कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाएं तो सही होता। मल्टी डिसिप्लिनरी टू रिजिडिटी, मल्टीपल डिसिप्लिन्स, कई सारे विषयों को, कई सारे टॉपिक्स को एक साथ समझा करके, जोड़ के, कनेक्ट करके पढ़ाएं, उसकी बजाय इन्होंने कह दिया कि बहुविषयकता से कठोरता की तरफ। नहीं, उल्टा होना चाहिए, रिजिडिटी से फ्लेक्सिबिलिटी या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की तरफ ले जाएं। तो ये सारे ही गलत हैं। शिफ्ट क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी की शिफ्ट है, यानी जो मानकीकरण है सभी के को जो हम एक डंडे से हाँक रहे हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाएं। जिस बच्चे की जैसी नीड है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है उसको उस तरफ लेकर के जाएं, कोई कोडिंग में अच्छा कर सकता है उसको उस तरफ लेकर के जाएं। फ्लेक्सिबिलिटी हो आपके एग्जामिनेशन सिस्टम में, एजुकेशन में। ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। देख लीजिए, अगर यहाँ समेटिव आगे लिखा होता, एस से एफ लिखा होता तो सही हो जाता। यही अगर एग्जाम्स आगे लिख दिया होता, कॉन्सेप्चुअल पीछे हो जाता, यही सही हो जाता। रिजिडिटी आगे आ जाती है और मल्टी डिसिप्लिनरी पीछे हो जाता। हल्का सा लैंग्वेज में चेंज करेगा और अब वहां चक्कर खा के गिर जाएंगे कई लोग। क्यों? क्योंकि रट्टे लगाए हैं। तो रट्टे नहीं लगाने हैं, समझना है चीजों को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा और पोल में जवाब दीजिएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंसिडर्स मल्टीलिंगुअलिज्म। अभी शुरुआत में ही हमने बात की थी कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस को सिखाने की बात के बारे में क्या कहती है, क्योंकि भारत क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है, बहुभाषी लोग हैं, यहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं। बोला जाता है क्या, कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे वाणी। तो बोली, भाषा चेंज होती रहती है, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। तो बच्चे भी अपने घर में जो भाषाएं देखेंगे, सुनेंगे, वही बोलना आता होगा पहले उनको स्कूल आने से पहले। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होना चाहिए, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, एसेट है, हमने शुरुआत में बात की थी, क्या है, हमारे लिए संसाधन है, हमारे लिए रिसोर्स है। ठीक, हिंड्रेंस नहीं हो सकती, इसको हटा देंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म बिल्कुल भी हिंड्रेंस नहीं हो सकती, रुकावट नहीं हो सकती। ये टीचर के ऊपर है या सिस्टम के ऊपर है कि वो कितने अच्छे से उसको एसेट बना पाते हैं। अदरवाइज रुकावट तो आप जिस चीज को चाहे बना लें, है ना।
देखिएगा, एज एन एसेट इन दी क्लासरूम, बिल्कुल सही बात। बी ऑप्शन क्या है? रिसोर्स है, एसेट है, संसाधन है, पूंजी है हमारे पास। बच्चा जो भी घर से लेके आता है वो एक एसेट है, चाहे वो उसकी जो भी प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, जो भी उसने आसपास की दुनिया से सीखा है, वो सब एसेट है आपके लिए। चाहे उसकी भाषा हो, सब कुछ जो भी वो लेके आया है, उसकी संस्कृति है, समाज है, जो भी, ठीक, तो उसका हम यूज करते हैं। फिर भी बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन कहता है एज अ अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से जटिल बनाना। मैंने आपके साथ एक स्ट्रेटजी डिस्कस की थी 2 दिन पहले और उसमें लास्ट में हमने बात की थी कि टीचर को कंफर्ट नहीं देना है। आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपके लिए आसान बन जाए, आपको कंफर्ट मिल जाए, कॉम्प्लिकेट हो जाएगी बेवजह, तो फिर तो आप खुद के लिए आराम ढूंढ रहे हैं। टीचर क्या है? सुपरमैन है, सुपर वुमेन है, उसको आराम नहीं चाहिए। जटिलता को तो आपको एक रिसोर्स में बदलना पड़ेगा। बैरियर तो बिल्कुल भी नहीं है इंक्लूसिव एजुकेशन में, ठीक। इंक्लूसिव एजुकेशन में तो डिफरेंट तरह के बच्चे इंक्लूड होते हैं। तो बी ऑप्शन 79% ही सही दे पा रहे हैं। इतने आसान क्वेश्चंस में भी अगर आप लोग 90+% लोग सही नहीं करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा दीदी और भैयाओं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, NEP 2020 प्रपोज फॉर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, यानी वो ग्रुप जो किसी भी रूप से समाज में या आर्थिक रूप से वंचित है, चाहे वो पैसे की कमी है, चाहे वो फिर समाज ने उनको हाशिए में रखा है, उस तरह की रिस्पेक्ट या इंक्लूजन उनको नहीं मिल पाया जितना बाकी लोगों के पास प्रिविलेज है उनके पास नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए NEP क्या कहेगी? बच्चे का भला सोचेंगे। रोट लर्निंग, रटना तो अपने आप में ही इतना नेगेटिव है, इसको देखते ही भाग जाएंगे जब तक नॉट ना लिखा हो ऊपर। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम एंड असेसमेंट, अगेन ये स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड ठीक नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, सबके लिए एक जैसा होना गलत है यहाँ पे। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टेस्टिंग, यानी कितने % परफॉर्म किया, ये भी गलत हो गया। रिलेटेबल एंड मीनिंगफुल करिकुलम, बच्चे के जीवन से जो जुड़े वो बेस्ट ऑप्शन। संदर्भित एवं अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या, अभी इसी तरह का क्वेश्चन था, वो जो कॉन्सेप्ट और कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही थी, बस भाषा चेंज की है, क्वेश्चन वही है, बात वही चल रही है। कान यहां से पकड़ लो, वहां से पकड़ लो, लैंग्वेज चेंज होगी पेपर में और आपको घबराना नहीं है, ठीक। तो प्रदर्शन उन्मुखी नहीं चाहिए हमें, संदर्भित अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या चाहिए। प्रदर्शन में हम क्या कहेंगे भैया? 99% लाओ। अच्छा ये भी कम है, अब 102% लाना अगली बार, ठीक। तो डी ऑप्शन यहां सही है कि बच्चे के लिए रिलेटेबल हो। रिलेटेबल क्या होगा? जो उसके कॉन्टेक्स्ट से, जो उसके जीवन से, जो उसकी लाइफ से जुड़ा हुआ हो, वही चीज उसके लिए रिलेटेबल होगी, वही चीज का उसके जीवन में कोई अर्थ होगा, मीनिंगफुल होगी वो चीज। अदरवाइज तो रट्टा मारना हो जाएगा। लर्निंग के 2 प्रकार हैं मेजरली, एक है रटना, रोट लर्निंग, दूसरी है मीनिंगफुल लर्निंग। तो रट के नहीं सीखना है, रटन तो विद्या चलंत नहीं, क्या करेंगे हम? करके सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, या अर्थपूर्ण बच्चे के जीवन से जोड़ना है आपको लर्निंग को। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें, आपने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अगर अच्छे से पढ़ा है, जिसमें हम डिफरेंशिएटेड मेथड्स की बात कर रहे हैं, बच्चों को एक्टिव रखने की बात कर रहे हैं, ग्रुप लर्निंग, सोशल लर्निंग की बात कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस आपके ज्यादातर वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। तो सारे टॉपिक आपस में कनेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक टॉपिक के आपको अलग अलग से रट्टे लगाने हैं। इसीलिए मैंने उस दिन आपको कहा था कितने क्वेश्चन हैं जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा और आज बैठिएगा, देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। कोई समस्या नहीं होगी मनीषा, आप कोई भी 2 लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? सीटेट की। पानी पियेंगे? मत पीजिए, आप अपने घर से पी लीजिए पानी, हम आपको नहीं भेज पाएंगे। 2 रुपए लेंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें बी ऑप्शन 91% लोग दे पा रहे हैं, मतलब आप उत्तर तो सही दे रहे हैं, बस समय आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो ये कहता है व्हाट शुड द होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड प्रपोज्ड इन दी NEP 2020। अभी शुरुआत में हमने बात की थी कि 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र, जिसमें बच्चे का सेल्फ असेसमेंट भी है, वो खुद के बारे में उसने खुद को कैसे जांचा है ना, और उसके पीयर्स उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, या उसने उनसे भी टेस्ट करा लिया, कुछ जानता है तो, और टीचर भी, तो सब कुछ इंक्लूड हो गया, ठीक है ना बात, सब कुछ इंक्लूड हो गया यहां पे। हाँ बाकी सब्जेक्ट भी करेंगे सोनम, डोंट वरी, ठीक। बी ऑप्शन कह रहे हैं 89% लोग। तो NEP होलिस्टिक 360 डिग्री से क्या मतलब है? NEP का कंपैरिजन करना बच्चों में, ये तो अपने आप में ही नेगेटिव है, हटा दिया। प्रोग्रेस कि शर्मा जी का बेटा और वर्मा जी की बेटी किसके नंबर ज्यादा हैं, ये कंपेयर करना नहीं, ठीक। फिर है प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर्स इन दी कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। शुरुआत में बात की थी हमने कैप, ब्लूम टैक्सोनॉमी में भी इसकी बात होती है। हालांकि ब्लूम से सीटेट में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट घुमा फिरा के आपको बात वही चल रही है कि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावनात्मक व मनोगत्यात्मक, यानी बच्चे का दिमाग, थिंकिंग, भावनाएं, उसके इमोशंस और एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, ठीक। कॉग्निटिव मतलब हेड,
साइकोमोटर मतलब हैंड, इसको कोनेटिव भी कह देते हैं साइकोमोटर को, अगर नाम बदल जाए तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग, लेबल बच्चों को बिल्कुल नहीं करते आप, ठीक। इसके अलावा क्या है, कॉम्प्रिहेंशन दैट द पेरेंट्स नीड टू वर्क अपॉन, पेरेंट्स प्रॉब्लम एरियाज पे काम करेंगे, आप क्या करेंगे, थाली और ताली बजाएंगे, नहीं, है ना। तो आप ये देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स या बच्चे में कमी निकालने की बजाय आप अपने एक्शंस पे फोकस करते हैं, ठीक है। इतनी बात, या कोई समस्या है इस बात को समझने में, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कहीं कुछ भी है तो बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बी ऑप्शन आप लोग सही कह रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये इस तरह के डैश वाले क्वेश्चंस, 4 ऑप्शन में से 2 चूज करने वाले ऑप्शन, स्टेटमेंट वाले ऑप्शन, इनमें आप घबरा जाते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस दैट डैश शुड बी एनकरेज्ड टू प्रमोट डैश, यानी किस चीज को बढ़ावा दें, किस चीज को एनकरेज करें, क्या प्रमोट करने के लिए, यानी 2020 की नीति के अनुसार डैश का प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। किसका प्रयोग, किसको प्रोत्साहित करने के लिए, रोट मेमोराइजेशन का प्रयोग रिकॉल को प्रोत्साहित करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं, दोनों ही नेगेटिव हैं। रोट मेमोराइजेशन का प्रयोग क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, बिल्कुल भी नहीं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अनुभवात्मक जो अधिगम है, जो उसके जीवन से जुड़ी हुई लर्निंग है, उसका प्रयोग क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, जो वो आसपास एक्सपीरियंस कर रहा है बच्चा अपने जीवन में, उन चीजों पे आप चर्चा कर रहे हैं और वहां से समालोचनात्मक चिंतन आ रहा है कि बेटा तुमने ये जो बात मान ली है, क्या ये सही है, इस पे आपने सोचा कभी, तो ये बात सही है कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उसकी एक्सपीरियंस से क्रिटिकल थिंकिंग को आप जगा रहे हैं बच्चे के अंदर, डिस्कशन करा के, एक्टिविटी करा के। एक्सपीरियंशियल से रिकॉल नहीं लाएंगे, रिकॉल बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, ये रटने वाली बात हो गई है। तो बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव सी ऑप्शन में है, ना कि ऊपर के किसी भी ऑप्शन में। तो हम यहां लिख सकते हैं कि प्रपोज करती है क्या, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को टू प्रमोट व्हाट, क्रिटिकल थिंकिंग। तो सी ऑप्शन सही था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर, देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से जवाब दीजिएगा, नॉट वाला पहला क्वेश्चन है, नॉट वाले क्वेश्चंस में आपको फंसाया जाता है पेपर में, और आपने घबराना अगेन नहीं है। देखिएगा एक बार, आगे बढ़ेंगे। ठीक है इतनी बात, या कोई दिक्कत है, बताइए बताइए। हमें अभी भी कोई मेल कर रहा है ताजा ताजा कि योगात्मक से रचनात्मक होगा, है अभी अभी बताया। लोग वीडियो नहीं देखते हैं, लाइव नहीं देखते हो आप लोग, सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हो, ठीक। देखिएगा उसको तो करेक्ट करा देंगे। एक क्वेश्चन है, सी ऑप्शन कह रहे हैं 47% लोग, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन प्रमोटेड बाय NEP 2020, यानी किस चीज को NEP के द्वारा प्रमोट नहीं किया गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। वो बच्चे जो दिव्यांग हैं, डिसेबल्ड हैं, किसी भी समस्या से गुजर रहे हैं, उनके लिए कौन सी एक बात प्रमोट नहीं की गई है ना। क्या लिखा हुआ है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया। देखो आपको सिंपल तरीका है, ध्यान रखना है कि जो बच्चे के राइट्स हैं उन राइट्स का हनन ना हो, जो भी डिसेबल्ड बच्चा है, और उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट एक्ट है जिसकी बात RTE भी कह रहा है, जिसकी बात हम आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कर रहे हैं। क्या है, RPWD एक्ट, यानी राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। R फॉर राइट्स, P फॉर पर्संस, W फॉर विद डिसेबिलिटीज, ठीक। ये कब आया, 2016 में, ठीक। तो बच्चे के राइट्स तो वहां पे इंक्लूडेड हैं, तो किन चीजों को आप नहीं करेंगे। और हमें पता है एक चीज कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, समावेशी शिक्षा, यानी हर बच्चा सेम क्लासरूम के अंदर रेगुलर स्कूल में सीख सके, ये उसका अधिकार है, इक्विटी का और इक्वालिटी का ध्यान रखते हुए। कौन सी बात नहीं कही होगी जो बच्चे के भले में नहीं होगी। एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई ये तो होना चाहिए। आप स्लोप्स बनाइए स्कूल में, आप रैंप्स बनाइए। अगर आपके पास रैंप या स्लोप्स नहीं भी हैं तो उस केस में आप उन बच्चों को जिनको चलने फिरने में दिक्कत है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, कोई व्हील चेयर पे आता है, कोई और बैसाखी लेकर के आता है, तो उसके लिए आप फर्स्ट या ग्राउंड फ्लोर पे रखिए उस बच्चे की क्लासरूम, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में यानी सिस्टम में चेंजेस होने चाहिए, ना कि बच्चे में। ये बात इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट करती आ रही है, और इंक्लूसिव एजुकेशन हर बच्चे का ध्यान रखती है, तो डिसेबल्ड बच्चे का भी ध्यान रखा जाएगा। 1-on-1 टीचर एंड ट्यूटर्स, अगर जरूरत पड़े तो आप बच्चे पे स्पेसिफिक भी ध्यान दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन,
यानी स्पेशल एजुकेशन को कंपलसरी कर दीजिए। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, समावेशी शिक्षा की, तो हम कह रहे हैं रेगुलर स्कूल में, एक नॉर्मल स्कूल में हर एक तरह का बच्चा, चाहे वो स्पेशल बच्चा है, चाहे वो एवरेज बच्चा है, यानी वो बच्चा जिसको कोई समस्या एज सच नहीं है, और वो बच्चा जो गिफ्टेड है, वो बच्चा जिसको चलने फिरने, सोचने समझने, किसी भी चीज में दिक्कत है, हर तरह का बच्चा। इंक्लूसिव का मतलब ही क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा एक ही छत के नीचे, है ना। क्योंकि अगर आप बच्चे को, स्पेशल स्कूल्स का मतलब क्या है? ब्लाइंड बच्चा है उसको ब्लाइंड स्कूल भेज दीजिए, कोई और बच्चा है जिसको बोलने में और सुनने में दिक्कत है उसको उस तरह के स्कूल भेज दीजिए। ये गड़बड़ है मामला। स्पेशल स्कूल्स में नहीं पढ़ाना हमें कहां पढ़ाना है? रेगुलर स्कूल सिस्टम में। ये इंक्लूसिव एजुकेशन भी कह रही है, ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी कहेगा कि हम एक्सेस फ्री करें, सारी जगहें हर बच्चा जा सके। तो अनिवार्य विशेष शिक्षा तो एकदम गलत बात हो जाएगी। इसका मतलब तो ये हो गया जो बच्चा डिसेबल्ड है उसको स्पेशल स्कूल भेजो। स्पेशल एजुकेशन का तो यही मतलब है, ठीक। तो स्पेशल नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करते हैं आज की डेट में हम। सूटेबल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, यानी अगर जरूरत पड़े तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। मान लीजिए हियरिंग डिसेबल्ड बच्चा है या उसको ऑडिटरी प्रॉब्लम है सुनने में, तो उसके लिए मशीन का आप प्रयोग करें, कानों की सुनने वाली मशीन। तो ये तो अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग कर रहे हैं। ब्रेल लिपि के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। सारी बातें पॉजिटिव हैं, एक ही बात गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर, कि ये बात बिल्कुल भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं कहेगी डिसेबल्ड बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में कि स्पेशल एजुकेशन को कंपलसरी कर दो, तो फिर तो इंक्लूसिव एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, फिर जाकर के हम आगे की बात करने वाले हैं। ये एक सेशन अगर आप एनईपी को लेके कर लेते हैं तो आपके बहुत तरह के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। मुसर्रत कह रहे हैं कि मैम मेरी तबीयत सही नहीं है फिर भी क्लास देख रहा हूँ क्योंकि बहुत मजा आता है। बहुत ही बढ़िया मुसर्रत, मेरी भी तबीयत सही नहीं है आज, लेकिन मैं फिर भी सेशन ले रही हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत मजा आता है और आप लोगों का पेपर भी है, और जब ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी एग्जाम में तो सारी मेहनत सफल हो जाती है उस टाइम पे, ठीक है जी। देखिए आंसर कीजिए, 58% लोग कर रहे हैं आंसर। इसको देख के डर जाते हैं आप, ये प्रभु बाण मारिए वाला क्वेश्चन है। फिफ्टी 57% लोग देखिए ये इतने इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनको देख के जहां पे नॉट लिख दे, इस तरह के ऑप्शंस दे दे, ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं। मतलब वो पहले घबरा जाते हैं। अगर आप घबराए नहीं तो सही दे देंगे उत्तर इसका। बस ये सोच लो आपको कॉन्सेप्ट पता है, बस उसका प्रयोग करना है इन क्वेश्चंस में, और इसीलिए तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो क्या प्रपोज करती है, क्या प्रस्तावित करती है। पहला ऑप्शन है रिडक्शन इन कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम। ये बात हमने शुरुआत में भी की थी कि बस्ता बच्चे से भारी नहीं होना चाहिए, तो हम इंपॉर्टेंट जो चीजें कंटेंट में रिडक्शन लाएं, इतना ज्यादा कंटेंट ना बढ़ा दें। ये बात करिकुलम की हुई थी शुरुआत में। इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम, फ्लेक्सिबल तो चाहिए हमें स्कूल करिकुलम, ये भी पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है, ये भी एकदम सही बात कह रहा है, बच्चे की भले की बात हो रही है। सी ऑप्शन है एम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग। एक बात बताइए, क्या दुनिया की कोई भी पॉलिसी ये कही कि रट्टे को बढ़ावा दो, वो भी आज 21वीं शताब्दी में? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें पता है कि रटंत अधिगम को महत्व देना, ये बात बिल्कुल भी नहीं प्रस्तावित करेगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, एनसीएफ हो, आरटीई हो, कोई भी हो, ठीक। तो ये तो बात ही गलत है। आप भूल जाइए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्वेश्चन है, आपको सिंपल पता है कि बच्चे की भले की बात कौन सी नहीं हो रही, ये तो बिल्कुल नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। भाई चिल्ला चिल्ला की बात हो रही है, 21वीं शताब्दी के कौशल जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने नोट्स में भी आपको डिटेल में दिया हुआ है, नोट्स आप फ्री डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं किए अभी तक, टेलीग्राम चैनल से लिखा हुआ है कि क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है। तो ये भी सही, सेकंड आपका सही, थर्ड गलत है सिर्फ, फोर्थ भी सही है, बच्चे की भले की बात हो रही है। तो जहां पे थर्ड ऑप्शन था उसको हटा दो। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, यहां पे ये तो फर्स्ट ही हो गया, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ है सी ऑप्शन, ठीक है। 51% लोग ही सही उत्तर दे पाए। क्यों, आखिर ऐसा क्यों है? फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, ठीक है। थर्ड तो हो ही नहीं सकता ना, थर्ड तो हम वैसे ही हटा देंगे। और फर्स्ट और फोर्थ ही क्यों हो? जब आपका थर्ड ये सेकंड भी सही है तो सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ को क्यों लगाएं? लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी तो चाहिए हमें एजुकेशन में, है ना। रिजिडिटी से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाना है। रिजिड का मतलब है कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्डाइज्ड है, वही फ्लेक्सिबिलिटी पॉजिटिव बात है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। होलिस्टिक कार्ड वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है जो हमने शुरुआत में बात की थी। अगर हम बात करें तो होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, यानी जिसमें बच्चा स्वयं को, बच्चे के दोस्त, बच्चे को
और टीचर्स सब आकलन करके एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा जिसमें बच्चे के दिमाग, दिल और फिजिकल एक्टिविटीज हर चीज को शामिल किया जाएगा। बात तो सही है या नहीं? वो कह रहा है नोट्स प्रिंट हो रहे हैं, पीडीएफ का इमेज में चेंज करना है बस। पूजा मैं अभी नए वाला एक फाइल दे दूंगी आपको नोट्स की, वो प्रिंट भी हो जाएगी और उसमें प्रॉपर सारे टॉपिक्स की आपको एक कंटेंट लिस्ट भी मिल जाएगी शुरुआत में, जिसको जो टॉपिक पढ़ना हो डायरेक्ट उस पेज पे जाके आप पढ़ सकते हैं। देखिएगा डी ऑप्शन 89% लोग कह रहे हैं, यानी होलिस्टिक जो 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड है वो समेटिव असेसमेंट पे फोकस करेगा, प्रपोज करेगा, बिल्कुल भी नहीं। एसए से ज्यादा एफए पे फोकस करना, याद रखिएगा। योगात्मक की जगह रचनात्मक आकलन, जहां पे बच्चा रचना करे, जहां पे बच्चा क्रिएटिव हो, जहां पे बच्चे को फीडबैक मिले। समेटिव तो जजमेंट के लिए है। असेसमेंट ऑफ रोट मेमोराइजेशन, यानी यंत्रवत याद करने के कौशल का आकलन करना। यंत्रवत पे तो हम फोकस ही नहीं कर रहे, रट्टे पे फोकस ही नहीं कर रहे, क्यों हमें आकलन करना है रटने का। ग्रेडिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट, ये अगेन समेटिव वाली बात हो गई कि बस पेपर पेंसिल में जो लिख के आ जाए वही सही है। इंक्लूजन ऑफ, देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन हमें पता है बहुत पॉजिटिव बात है, ऑफ सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, यही बात हमने अभी जो मैंने आपको वो एक पिक्चर भी दिखाई थी, याद कीजिए। स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश करना है, तभी उसको 360 डिग्री कह रहे हैं। अगेन आप लिख लीजिएगा 360 डिग्री या होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की जब हम बात कर रहे हैं, यानी बच्चे के सभी पक्षों को, यानी बच्चे का सेल्फ असेसमेंट, वो अपने बारे में क्या सोचता है। उसने मान लीजिए कोई एक आंसर लिखा, उसने खुद को कितने नंबर दिए, ठीक, स्व आकलन। उसने अपने 4 दोस्तों को कहा कि भाई पीयर ग्रुप को, जो उसकी सेम एज के लोग होते हैं, जिसको हम साथी समूह कहते हैं, कि अब तुम भी देखो मुझे कितने मार्क्स मिलने चाहिए, या फिर मैंने कैसा लिखा है, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और फिर तीसरी तरफ टीचर से भी असेस कराया कि आपको क्या लगता है सर या मैडम, ठीक। तो ये 360 डिग्री असेसमेंट ऐसे बनेगा, ठीक। इसमें ग्रुप असेसमेंट अपने आप शामिल हो जाएगा, क्योंकि पीयर्स का मतलब है उसके साथी कोई एक तो होगा नहीं, ग्रुप में भी असेसमेंट हो जाएगा, ठीक। समझ गए? तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये क्या कहता है देखिएगा, सोना भी नहीं है आज, पहले ये सेशन खत्म करना है एक सिटिंग में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेजेस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस चीज पे जोर देती है, यानी भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल देती है। भाषा के संदर्भ में मतलब मातृभाषा और मल्टीलिंगुअलिज्म, 2 वर्ड याद कर लीजिए, काम खत्म। एम फॉर MM याद कर लीजिए आप, मल्टीलिंगुअलिज्म और मदर टंग, बस खत्म, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक। बच्चे की मातृभाषा को बढ़ावा देना है, दूसरा मल्टीलिंगुअलिज्म को आपको बढ़ावा देना है, यानी बहु भाषाएं जो है वो अच्छी बात है। लाइक शेयर करना भूल जा रहे हैं आप आज मैं कहना भूल जाती हूँ, आप करना भूल जाते हैं कई लोग। देखिएगा मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषिता सही है। मोनोलिंगुअलिज्म, मोनो का मतलब है सिंगल, सिर्फ एक ही भाषा का प्रयोग, तो ये तो नेगेटिव हो गया, एक भाषावाद तो नेगेटिव हो गया। इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन, ये किसने कहा है कि इंग्लिश ही एकमात्र मीडियम होना चाहिए। हिंदी एज दी मीडियम, तो अगेन सिंगल लैंग्वेज पे आ गए, मोनोलिंगुअलिज्म वाली ही बात हो गई। एक ही ऑप्शन पॉजिटिव है, बहुभाषिता यानी मल्टीपल भाषाएं, डाइवर्सिटी वाला देश है, कई भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा एक बार। आसान लग रहे हैं क्वेश्चन या नहीं लग रहे हैं बता दो। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर NEP 2020, यानी NEP के अनुसार कौन सा एक स्टेटमेंट सही है। जो बच्चे की भले की बात करे वही स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में? अगर हम बात करें, देखिएगा अगर हम बात करें किस चीज की, बहुत ही बढ़िया, कल एकदम 9 बजे शुरू करेंगे, अभी आज हम लेट हो चुके हैं थोड़े। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, NEP 2020 के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो मोनोलिंगुअलिज्म, अभी तो इसको कट किया था। मोनो का मतलब तो सिर्फ एक भाषा के हम प्रयोग करेंगे भाई। शुड बी एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन रोट लर्निंग, रटने पे फोकस करना है, हटा दो। या फिर लर्निंग फॉर एग्जाम्स, तो लर्निंग फॉर एग्जाम्स में फिर हम सीख नहीं पाएंगे, फोकस सिर्फ पेपर पे रहेगा। सी ऑप्शन है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी डिस्करेज्ड, यानी हतोत्साहित करेंगे टेक्नोलॉजी के प्रयोग को। फिर 21वीं शताब्दी में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। और दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए ये तो हमें सभी के लिए करना है कि प्रौद्योगिकी का जितना प्रयोग हो सके टेक्नोलॉजी का हम कर पाए, चाहे वो गिफ्टेड बच्चा हो, चाहे वो दिव्यांग बच्चा हो, चाहे वो एवरेज बच्चा हो, ठीक है ना। ट्विंकल कह रही है मैडम आपने इसकी थ्योरी इतनी जबरदस्त पढ़ाई कि कोई गलती हो ही नहीं सकती। बहुत बढ़िया ट्विंकल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आगे बोलो, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर स्टूडेंट्स टू चूज देयर लर्निंग ट्रैजेक्टरीज एंड प्रोग्राम्स, यानी शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन, उनको फ्रीडम मिले कि वो
किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको डांस में, उनको स्पोर्ट्स में, उनको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किस तरफ इंटरेस्ट है, उस तरह से हम फ्लेक्सिबल बना पाए कंटेंट को। तो सिर्फ डी ऑप्शन बच्चे की भलाई की बात करेगा, उसको आजादी देगा, बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव डी ऑप्शन में है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। आसान से सवाल, लड्डू क्वेश्चन, जवाब दीजिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस चीज पर जोर देती है, बल देती है? वही बात है, उन्हीं दो चार शब्दों को घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनाए गए हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं दुनिया से अलग मार्क्स से तो जाकर के क्वेश्चन लेकर के नहीं आएंगे सीटेट में, है ना, या किसी भी एग्जाम में। भाई जो टॉपिक है उसी के अंदर से ढूंढ के ला सकते हैं ना। तो अगर हम बात करते हैं कि किस चीज पे हम एम्फेसाइज करें, किस पे बल दिया जाए, तो ए ऑप्शन है फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी लचीला और बहुस्तरीय। बहुस्तरीय क्यों जरूरी है? मल्टी लेवल इसलिए जरूरी है कि एक वो बच्चा जो स्लो सीखता है, जो स्लो लर्नर है, धीमी गति से सीखता है, वो बच्चा जो किसी वजह से बैकवर्ड या पीछे रह गया है, वो बच्चा जिसका आईक्यू कम है, वो बच्चा जो एवरेज है, वो बच्चा जो गिफ्टेड है, तो आसान, मुश्किल, धीमे, तेज सबको केटर किया जा सके। मल्टी लेवल एक्टिविटी इसलिए होनी चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी हो, किस बच्चे के लिए क्या यूज करना है। सही बात है। बी ऑप्शन है ओनली द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू पे ध्यान देना है। क्यों भाई? फिर अफेक्टिव कहां जाएगा, संवेगात्मक, उसके इमोशंस कहां जाएंगे, साइकोमोटर कहां जाएगा जिसमें उसको फिजिकल एक्टिविटी भी करानी है, कॉग्निटिव तो एक है, 3 एस्पेक्ट हैं टोटल, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो सिर्फ कॉग्निटिव क्यों? ये भी शुरुआत में जो पिक्चर दिखाई थी उसमें दिखाया था आपको। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेशनल करिकुलम, स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड को रिप्लेस कर दीजिए, ये कहीं काम का नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्डाइजेशन का हो गया, सबको एक डंडे से हाँक रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ मेमोराइजेशन एबिलिटीज, रट कितने अच्छे से लेते हैं बच्चे, ये भी खराब बात है। तो बच्चा एक्टिव है ए ऑप्शन में कि लचीला हो और बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम हो, डिफरेंट तरीके के बच्चे सीख पाए, क्योंकि लेवल मल्टी लेवल है, हर बच्चे की नीड के लिए आपके पास कुछ ना कुछ है आपके पिटारे में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है द पर्पस ऑफ असेसमेंट, यानी आकलन का उद्देश्य एनईपी के अकॉर्डिंग किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देना है। मतलब हम मूल्यांकन से क्या पता लगाना चाह रहे हैं, हम जब बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं, हम उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं 360 डिग्री, तो क्या पता करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में, उसके सर्वांगीण विकास के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर के बात यही है। सही है कि नहीं है, बताओ। %53 लोग ए कह रहे हैं कि हाउ टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स इन एंड आउट ऑफ द क्लासरूम, यानी हम इसलिए आकलन कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि बच्चे को कहां सहायता दी जाए, क्लास के बाहर और क्लास के अंदर किस जगह पे हेल्प की जरूरत है। पॉजिटिव बात है। फिर भी बाकी ऑप्शंस पढ़ेंगे। कंपैरिजन ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद हर क्लासमेट्स, कंपेयर नहीं करना है आपने बच्चे को, हटा दीजिए कंपैरिजन, नेगेटिव वर्ड है। गैप्स एंड डेफिशिएंसीज इन स्टूडेंट्स लर्निंग टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई हर फेलियर, ये बात गलत कह दी इन्होंने लास्ट लाइन के। आप गैप्स का पता करिए, बहुत अच्छी बात है, डेफिशिएंसी का पता करिए, बच्चे को कमी कहां है, लेकिन रेमेडी देने के लिए, इसलिए नहीं कि उसके फेलियर की असल पहचान हो सके। मतलब आपने मान लिया कि बच्चा फेल ही हुआ है, फेलियर ही है वो, ये गड़बड़ है। मेमोराइजेशन तो अपने आप में ही नेगेटिव है। तो एक ही सही उत्तर है यहाँ, हाउ टू सपोर्ट द स्टूडेंट इन एंड आउट द क्लासरूम, जीवन में भी और क्लास में भी कहाँ हम बच्चे को हेल्प करें, इसलिए हम मूल्यांकन कर रहे हैं। फीडबैक का हमें पता लगे, उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का, उसकी कमजोरी और उसकी जो स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वो ज्यादा स्ट्रांग है, उसका हम पता कर सकें। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द एम्फोसिस ऑफ एजुकेशन शुड बी, यानी जो जोर है शिक्षा किस चीज पर बल दे एनईपी के अकॉर्डिंग, बच्चे को एक्टिव रखने पे, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। आंख बंद करके बता देंगे आप, इसको भी पढ़ने की जरूरत है अब, है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी संकल्पनात्मक समझ, बच्चे के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों। डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट, ध्यान रखिएगा, जैसे ही डी लग गया ना, नेगेटिव हो गया ये। डीकॉन्टेक्चुलाइज्ड यानी कॉन्टेक्स्ट से अलग, संदर्भ से अलग, जीवन से अलग, नहीं, रटने वाली बात हो गई फिर तो। रोट लर्निंग तो है ही नेगेटिव, सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ना, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, सीखना सीखने के लिए सीखना, ना कि एग्जाम के लिए सीखना, ठीक। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी संकल्पनात्मक समझ, बच्चे के कॉन्सेप्ट्स बेहतर हों। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बेहतर हैं, आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के दे दे, आप कर जाएंगे, है ना। ये आपके बारे में बात हो रही है, बच्चे के लिए तो कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे हैं तो वो उनका प्रयोग असली जीवन में कर पाएगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। हमें और 43 क्वेश्चंस तक, 42 तक करने हैं, तो अभी हमारा आधा ही काम हुआ है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस, यानी आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित कर रही है, ये आपको पता करना है। फटाफट से बताइए। एनर्जी बना के रखनी है, पानी पीजिए, खाना खाइए, चाय पीजिए, जो करना है करिए,
बहुत बढ़िया प्रियंका शुक्ला। हाँ, 90% लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए मान लेते हैं आपकी बात कि आप सही कह रहे हैं। तो आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या प्रस्तावित करती है? पहला ऑप्शन है टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर स्किल्स सच एज एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अभी शुरुआत में बात हुई थी ना, जब हम बात कर रहे थे उसकी परख की बात कर रहे थे कि परफॉर्मेंस, फिर हम देख रहे थे एनालिसिस कर पाए, असेसमेंट कर पाए, रिव्यू कर पाए, नॉलेज को जांच पाए, तो वो वहीं से सीधा उठा लोगे इस बात को। तो विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल, हॉट्स डेवलप हो पाए बच्चे में, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो हम गिफ्टेड बच्चे के लिए प्रयोग करते हैं, यानी बच्चों का स्तर ऊपर हो पाए। चलिए ठीक है। रिकॉल बेस्ड, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया, सिर्फ रटवाना नहीं है कि आपने ये याद किया पेपर में उगल दो जाके। समेटिव मेथड्स तो अपने आप में ही खराब हैं। लर्निंग फॉर एग्जाम्स अगेन खराब हो गया। तो ए ऑप्शन टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर हो, विश्लेषण की क्षमता बेहतर हो, बच्चा देख पाए कि उसने कुछ सही किया तो क्यों किया, गलत किया तो क्यों किया, पेपर में फेल हुए तो क्यों हुए, एनालाइज कर पाए कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो किस सब्जेक्ट में नंबर कमा रहे हैं, कहाँ किस तरह के टॉपिक्स को और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ये एनालिसिस है, ये विश्लेषण है, जब आप पार्ट्स में तोड़ करके किसी चीज को समझते हैं। ठीक, सिंथेसिस होता है जब जोड़ के कुछ नया क्रिएट करें। क्वेश्चन नंबर 21, और ये हमें पता है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो बोल तो नहीं दिया ना, अभी दे दिया, चलो कोई बात नहीं। नहीं, अगर हम बात करते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की, एक मिनट एंड कर दो एक बार, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की जब हम ब्लूम के टेक्सोनॉमी में कॉग्निटिव एस्पेक्ट, कॉग्निटिव समझ रहे हैं ना हम, संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव एस्पेक्ट संज्ञानात्मक यानी दिमाग से जुड़े हुए पक्ष में 6 स्तर हैं। संज्ञानात्मक पक्ष में, कॉग्निटिव एस्पेक्ट में 6 स्तर हैं, जिसमें हमें ये पता होना चाहिए। यहां तक देख पा रहे हैं ना आप लोग? इतना गंदा ड्राइंग, खराब ड्राइंग और नहीं हो सकती है, बट आपको काम चलाना ही पड़ेगा। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसकी, फर्स्ट लेवल की, जिसको हम नॉलेज कहते हैं, यानी जब आपको डेफिनेशन याद है किसी चीज की, वो नॉलेज में आ गया। ठीक, दूसरा स्तर यहाँ पे एप्लीकेशन का है, तीसरा स्तर आपका एनालिसिस का है, फिर सिंथेसिस का है और इवैल्यूएशन है। देखिएगा, केसीए कहते हैं हम इसको। अब आप कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे इस स्तर पे कि आपको समझ में आ जाए कोई चीज, ये हुआ दूसरा। फिर तीसरा क्या है आपका एप्लीकेशन, आपको अप्लाई करना है। ये जो नीचे के तीनों हैं ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स लॉट्स बोले जाते हैं। और इसके बाद जो है वो फोर्थ लेवल है एनालिसिस का, यानी आप विश्लेषण कर पाए। फिर आता है फिफ्थ आपका सिंथेसिस, ये पुरानी टेक्सोनॉमी की मैं बात कर रही हूँ, नहीं तो आज की टेक्सोनॉमी में सिंथेसिस सबसे ऊपर है। ठीक, और फिर आता है इसके बाद इवैल्यूएशन। तो ये जो 3 है ऊपर के बच्चे में विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन की क्षमता जागृत हो पाए, इन्हीं को हॉट्स कहते हैं। ठीक है, हॉट्स में यही आता है। और ये गिफ्टेड बच्चे, या अगर आपको बच्चों को चैलेंजिंग टास्क देना है तो आप बच्चे की एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, इन 3 क्षमताओं को बेहतर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 और जवाब दीजिएगा, पोल में आंसर कीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है। रेशमा क्या कह रही है? हेलो मैम, आई एम फ्रॉम हैदराबाद। वन रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे हिंदी नहीं आती, जब आप क्वेश्चन पढ़ें हिंदी से, हिंदी साइड हो जाए, इंग्लिश साइड होती है तो मेरे आंसर गलत हो जाते हैं, समझी नहीं मैं। अच्छा, पढ़िए आप। देखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेज अ शिफ्ट टुवर्ड्स, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अच्छा हिंदी की साइड हो जाएगा, ठीक है कोई नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? किसकी ओर, मतलब शिफ्ट कैसा? रोट लर्निंग से एक्टिविटी का ही शिफ्ट होगा। लर्निंग टू लर्न, ठीक बात है। रोट लर्निंग बिल्कुल भी नहीं। ये कैसा शिफ्ट है? बदलाव ये थोड़ी ना कि रट्टा लगाना बदलाव है। कोर्स कंटेंट बढ़ा दो, इसको तो रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं हम, है ना, और ये कह रहे हैं बढ़ा दो। स्टैंडर्डाइजेशन, बिल्कुल बार बार दिमाग में रखिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी, आज इतनी बार स्टैंडर्डाइजेशन आया है, आपको समझ आ गया होगा। फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक, हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन हो गया सबके लिए एक जैसा, जबकि बच्चे सारे एक जैसे नहीं होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो लर्निंग टू लर्न, यह है सीखना कि कैसे सीखना है, हम बच्चे को ये सिखा पाएं कि सीखते कैसे हैं, ये शिफ्ट होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फ्लेक्सिबिलिटी आए, उसके जीवन से जुड़े, कॉन्टेक्स्ट से जुड़े हम। ए ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखिएगा, जवाब दीजिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2. In the context of assessment, what kind of report card for students has been proposed in NEP 2020, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस तरह के रिपोर्ट कार्ड की बात हुई है? तो ये तो आप सोते सोते नींद में बता देंगे कि 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड की बात हुई है। इस क्वेश्चन को भी यदि कोई गलत करता है तो थोड़ा सा पानी लेना चाहिए ये वाले कप में और
डुबकी तो नहीं लगाएंगे, बट देख लीजिए इसको, शायद थोड़ी बहुत लगे कि मतलब हाँ कितना गलत किया हमने, है ना। तो कोई बात नहीं, होता है ना। बहुत ही दुख की बात है, ये क्वेश्चन गलत करने वाला बचा नहीं है। 360 डिग्री असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट, है ना। देखो एक बार, देखिएगा एक बार, समझते हैं। अगर हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आकलन के संदर्भ में कौन सी बात सही है? किस तरह का रिपोर्ट कार्ड? रिपोर्ट कार्ड जो स्पेसिफाई करें रिलेटिव परफॉर्मेंस, बच्चों में कंपैरिजन की बात करें, गलत हो गया अपने आप में ही। रिपोर्ट कार्ड जो रिकॉल या पेपर पेंसिल टेस्ट पे फोकस करें, ये भी गलत हो गया। 360 डिग्री जो भी हम देखते आए हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में, उसको साइड करके जो बच्चे के लिए बेस्ट है उस पर आंसर करना है, ठीक। तो 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे के हम सभी एस्पेक्ट को समझ सकें, सर्वांगीण रूप से जांच सकें, उसके दिल दिमाग, उसकी फिजिकल एक्टिविटी, उसके ग्रुप असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, टीचर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, सबको मिला के एक 360 डिग्री चहुमुखी विकास की बात हो, बहुआयामी प्रगति पत्र तैयार हो सके, ठीक है। समेटिव यूनी डायमेंशनल नहीं, मल्टी डायमेंशनल चाहिए, और समेटिव से तो हमें वैसे ही बिल्कुल भी प्यार नहीं है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 93% लोग दे पा रहे हैं सही, बहुत ही खुशी की बात है। अब क्वेश्चंस आपके लिए इजी लगने लगेंगे, क्योंकि वही बातें हैं जिनसे टॉपिक तो लिमिटेड ही है ना एनईपी में, उन्हीं को घुमा घुमा के पूछता रहेगा, तो आपको घबराना नहीं है अगेन, ठीक। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स शुड इंक्लूड द प्रोग्रेस एज वेल एज यूनिकनेस ऑफ लर्नर्स। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए। यानी बच्चे की यूनिकनेस और प्रोग्रेस, किस तरह का असेसमेंट हो उसके लिए। कॉग्निटिव, सोशल, स्पिरिचुअल कोई डोमेन नहीं होता, कल भी हमने बात की थी। कॉग्निटिव और फिजिकल डोमेन ठीक है, बट इससे भी बेहतर ऑप्शन होगा तो हम उसके साथ जाएंगे। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, यानी संज्ञान, दिमाग, हेड, हार्ट, अफेक्टिव, इमोशंस बच्चे के, और हैंड यानी फिजिकल एक्टिविटी, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, ठीक है। फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल कोई डोमेन नहीं है ये, ठीक है। फिजियोलॉजिकल, फिजिकल एक ही बात थी, तो सी ऑप्शन सही है। सीएपी कैप याद रखना है, वही ब्लूम टैक्सोनॉमी का कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। शुरुआत में जो पिक्चर दिखाई थी उसमें भी आपको बताया था ये, तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक पक्ष। इस साइकोमोटर को कोनेटिव लिख सकता है पेपर में नाम चेंज करके, CONATIVE, बात एक ही रहेगी, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। बस लेंदी है ये क्वेश्चन, आसान है, लेकिन इसको पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा। मैं एकदम साइड हो जाती हूँ, नहीं तो कई लोगों को दिक्कत हो जाएगी। देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिए। हम लोग कितने लोग जुड़े हुए हैं? 27,400 समथिंग। 18,000 लोगों ने लाइक किया है, बाकी के 10,000 लोग लगभग कहाँ हैं? आपका साबुन स्लो चल रहा है आज, है? अच्छा राज, ये आप पोल की बात कर रहे हो क्या? आपके मैराथन वाले वीडियो एंड प्लेलिस्ट वेरी हेल्पफुल, लास्ट ईयर वाले। हाँ बिल्कुल अमित, वो बिल्कुल काम की चीज़ें हैं, ऐसा थोड़ी सिलेबस थोड़ी चेंज हुआ, फंडामेंटल्स थोड़ी चेंज हो जाएंगे। अभी मैराथन फिर लेने वाली हूँ हालांकि आगे इस वीक या नेक्स्ट वीक, बट हाँ मैराथन्स आपके हो जाएंगे शुरू। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं बी ऑप्शन, 87% लोग सही कह रहे हैं। हेतल एक बच्ची है जो कि गुजराती बोलती है घर पे, फ्लुएंट है पढ़ने में लिखने में गुजराती को, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है स्कूल में हिंदी, स्कूल जाती है तो वहाँ हिंदी में बात होती है, हिंदी में पढ़ाई होती है, माध्यम हिंदी है। अ लैंग्वेज शी डज नॉट नो, ये लैंग्वेज उसको अभी नहीं पता है, हिंदी यानी वो नहीं जानती है। अब एनईपी के अकॉर्डिंग व्हाट मेजर्स, यानी किन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, मस्ट बी टेकन बाय द स्कूल इन दिस सिचुएशन। स्कूल कैसे डील करे उस बच्चे को जिसको स्कूल की भाषा नहीं आती बट मातृभाषा आती है। तो मातृभाषा को आपको नमस्कार करना है, स्वागत करना है, एक्सेप्ट करना है बच्चे को, सिंपल सी बात है। पहला ऑप्शन है हेतल शुड बी आस्क्ड टू स्पीक ओनली इन हिंदी। तो ये क्या हो गया, इम्पोज कर रहे हैं आप भाषा बच्चे पर, क्या कर रहे हैं, प्रतिरोपण कर रहे हैं या थोप रहे हैं एक तरह से। तो ये तो गलत बात हो गई ना, ये तो पहले ही हम एनईपी में पढ़ रहे थे लैंग्वेज सेक्शन में कि लैंग्वेज इंपोज नहीं करनी है, और कक्षा 5वीं तक तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक। ऑल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स नेटिव लैंग्वेज टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी बहु भाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए। यानी आप चाहते हैं कि मल्टीपल लैंग्वेजेस क्लास में बोली जाएं, और मल्टीलिंगुअलिज्म के कल्चर को प्रमोट करने के लिए नेटिव लैंग्वेज में बच्चों को बोलने देंगे। नेटिव मतलब जो आपकी मातृभाषा है, जो आपके समाज में या संस्कृति में बोली जाती है,
एक दूसरे की भाषा को प्रयोग करने देंगे। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर भी सी ऑप्शन देख लेते हैं। टीचर शुड आस्क हेटल टू फॉरगेट व्हाटएवर शी लर्न्स एट होम। हमने एसेट मानना है किसको? जो भी बच्चा लैंग्वेज लेकर के आया है वो एक एसेट है, संसाधन है, पूंजी है, रिसोर्स है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है, प्रॉब्लम नहीं है। हेटल शुड बी शिफ्टेड टू द सेक्शन वेयर इंग्लिश इज द मीडियम। उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी क्योंकि उसको तो गुजराती ही आती है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मल्टीलिंगुअलिज्म के साथ अगर आप खड़े होंगे तो ज्यादातर केसेस में आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। इंस्टेड ऑफ लिमिटिंग क्लासरूम लर्निंग टू टेक्स्ट बुक्स, यानी सिर्फ टेक्स्ट बुक तक सीमित करने की बजाय क्लासरूम लर्निंग को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट दैट लर्निंग एंड एजुकेशन शुड बी। एनईपी कहती है कि लर्निंग और एजुकेशन यानी शिक्षा और सीखना जो है वो कैसा होना चाहिए एनईपी के अकॉर्डिंग। यानी सिर्फ पाठ्य पुस्तकों तक सीमित मत रखो कि जो सिलेबस किताब में दिया बस उसके बाहर बच्चा कुछ ना माने, टेक्स्ट बुक को ही भगवान माने। इसके बाहर अगर हम बात करें तो किस चीज पे फोकस होना चाहिए ये पूछा है हमसे। अगर हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की तो बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन। एनईपी ये कदापि नहीं कहेगी कि रटने पे फोकस करिए फैक्ट्स को। बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स कंटेंट एवरी 3 months, यानी कंटेंट बढ़ाते रहो। हम इसको रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं सिलेबस को, कंटेंट को, और ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं। फिर आता है सी ऑप्शन, फोकस्ड टुवर्ड्स इंक्वायरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। सिंपल, बच्चा यहाँ एक्टिव है, अन्वेषण करेगा, डिस्कवरी करेगा, लर्निंग बाय डूइंग होगी। क्रिटिकल थिंकिंग तो एकदम हाथ जोड़ के नमस्कार करना है जिस भी ऑप्शन में दिखे। ठीक। डी ऑप्शन है फोकस्ड टुवर्ड्स लर्निंग फॉर एग्जाम्स। ये बात गलत है। लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, नॉट फॉर एग्जाम्स। एग्जाम में अपने आप अच्छी हो जाएंगी चीजें। तो खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन, यानी बच्चे को अंततः एक्टिव रखना है ताकि वो जीवन में भी एक्टिव रहे और किसी काम आ पाए नेशन के भी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट से, तब जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। आलोची क्रेजी कह रहे हैं, नाम तो देखो खतरनाक। फर्स्ट वोट मेरा ही जा रहा है हर क्वेश्चन में। मैम यू आर द बेस्ट टीचर, CDP क्वीन। थैंक यू सो मच आलोची, आप लोगों के सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे मेल, सारे मैसेजेस, सारे इंस्टाग्राम DM या जो लोग मुझे टैग करते हैं सब नहीं देख पाती हूँ, बट ये बात आप बिल्कुल दिल से मान के चलिए कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ आप लोगों की जो भी फीडबैक रहता है आप लोगों का या जो भी प्यार है। और इनकेस किसी को, क्या बहुत सारे लोगों को, ज़्यादातर लोगों को रिप्लाई नहीं मिल पाता होगा, बट उस चीज़ को लेकर परेशान ना रहें। अभी भी मैं जितने कमेंट पढ़ पाती हूँ मैं कमेंट पढ़ती हूँ चैनल के, आप देखते होंगे, आपको हार्ट मिलता है, लाइक होते हैं आपके कमेंट्स। तो ऐसा नहीं है वो किसी और को दे दिया कि भाई तुम पढ़ लो, मैं खुद से पढ़ने की कोशिश करती हूँ जितने भी आपके कमेंट्स होते हैं या फीडबैक अगर मैं ले पाती हूँ तो। देखिएगा 82% लोग डी कह रहे हैं उत्तर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेज एम्फेसिस ऑन, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल देती है? बच्चे को एक्टिव रखने पे, बच्चे को भगवान बनाने पे, बस सिंपल बात। एग्जाम्स को भगवान नहीं बनाना है, बच्चे को बनाना है। रोट लर्निंग, अगेन ये तो है ही वाहियात चीज। प्रैक्टिस और ड्रिल को कई लोग पॉजिटिव मान लेते हैं जो कि गलत बात है ना। प्रैक्टिस और ड्रिल का मतलब है बार बार 2 एकम 2, 2 दूनी 4 सेम चीज रिपीट कराते रहो, वो हर जगह काम नहीं आती। हम मीनिंगफुल लर्निंग पे बात कर रहे हैं आज के समय में, तो वहां रटने से ज्यादा समझने पे फोकस है, यानी कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तब जाकर के कहीं ड्रिल की बात आएगी, अदरवाइज नहीं आनी चाहिए। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी संप्रत्यात्मक समझ, बच्चे के कॉन्सेप्ट्स बेहतर हों, कॉन्टेक्स्ट में सीखे, रियल लाइफ वाली चीजें सीखे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। अब देखना इसमें कई लोग गलती कर देंगे, जबकि ये है क्वेश्चन आसान ही, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत मुश्किल हो। बताइएगा फटाफट से। दुर्गेश कुमार पटेल कह रहे हैं, मैम यू आर ग्रेट, आई हैव क्रैक्ड द CG टेट बाय योर वेरी हेल्पफुल वीडियोस। थैंक यू सो मच दुर्गेश, ये चीज मुझे और ज्यादा अच्छा मोटिवेटेड फील कराती है कि आप लोग देश भर में अलग अलग एग्जाम्स देते हैं और वहां आपको पेडागोजी में हेल्प होती है। छत्तीसगढ़ टेट आपने क्लियर किया, अलग अलग जगह से मेल्स भी आते हैं, बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए, मतलब मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोशिश ऐसे ही चलती रहेगी, अदरवाइज हमें 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी हम उस स्थिति में हैं कि हफ्ते में एक वीडियो भी आपको मिले तो इनफ है। बट ये आप लोगों का प्यार है जो चीज़ ये बना के रखते हैं कि हाँ यार डेली मिलेंगे, काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, जितना हो सके हेल्प होनी चाहिए आपकी। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं ए ऑप्शन की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस इंक्लूजन ऑफ, किस चीज का इंक्लूजन? ग्रुप वर्क का। हाँ पॉजिटिव बात है, बच्चा एक्टिव होगा। ऑफ ग्रुप वर्क एंड सेल्फ असेसमेंट फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, पहला ही ऑप्शन पॉजिटिव लग रहा है। ग्रुप वर्क यहाँ लिख के देख लीजिए, अगर कभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं खुद से दिमाग में रख के देख लीजिए, पहले ऑप्शन को पहले की जगह और दूसरे ऑप्शन को दूसरे की जगह, सेल्फ असेसमेंट। ठीक है जी। अब बाकियों को रख के देखो, इंक्लूजन ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर स्टैंडर्ड टेस्ट, प्रोजेक्ट्स तक ठीक था, स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं देना हमें। स्टैंडर्ड टेस्ट को आप क्या करें, इंक्लूड करें पोर्टफोलियोज के
को असेसमेंट के लिए। तो ये स्टैंडर्ड टेस्ट गलत हो गया, पोर्टफोलियो फिर भी ठीक था। नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस दोनों ही स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, याद रखिएगा, ये मानकीकृत परीक्षण में आते हैं दोनों ही। तो ये तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात ही ना करें यहाँ पे, तो ये तो दोनों ही गलत हो गए। एकमात्र सही और पॉजिटिव ऑप्शन है ए ऑप्शन, समूह कार्य। अभी इसको ऐसे देखते हैं, देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए समूह कार्य, बच्चा ग्रुप में काम करे, एक दूसरे से बहुत सारी स्किल्स सीखेंगे, एक दूसरे की भाषा सीखेंगे, और स्व आकलन यानी वो खुद को भी जज कर पाए। ऐसा नहीं है कि वो समझे ही ना कि उसकी गलती कहाँ है, कैसे वो खुद को इंप्रूव कर सकता है। अब आज आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है आपके घर आकर के मैं देख रही हूँ कॉपी अच्छा दिखाओ कितना ठीक हुआ, है ना, आप खुद ही समझते हैं। तो ये स्व आकलन, सेल्फ असेसमेंट की स्किल होनी चाहिए। ग्रुप असेसमेंट की भी, ग्रुप वर्क क्या हो गया, वही पीयर असेसमेंट को ग्रुप वर्क कह रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक। तो ए ऑप्शन ही एकमात्र पॉजिटिव उत्तर हुआ। ये नॉर्म और क्राइटेरियन क्या होता है, नॉर्म रेफरेंस जिसको एनआरटी कहते हैं, एक बार देख लीजिएगा क्योंकि इस बार शायद पेपर में इन्होंने अलग से पूछा है, पहले भी आता था बट इतना नहीं। एनआरटी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और सीआरटी ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। एनआरटी है जहां परसेंटेज यानी बाकी लोगों से आपका कंपैरिजन हो आपकी परफॉर्मेंस का, कि जिसका मेरिट में अगर मेरिट गई है D+B की 167, तो अगर इससे कम मार्क्स हैं तो आप फेल ही माने जाएंगे, बेशक आप पास हो, ठीक। अगर मेरिट गई है, किसी जमाने में जाती थी 70-80 भी, तो फिर आप पास हो गए। उस जमाने के 70-80 नौकरी दिलाते थे, आज के 70-80 बेइज्जती दिलाएंगे सिर्फ। सीआरटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पता है, जैसे आपका सीटेट है, आपको पता है 60% मार्क्स आपके आ जाए, 90 मार्क्स आ गए, उसके बाद आपकी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए हैं बाकी के मार्क्स। अभी के टाइम पे एटलीस्ट आप 1 महीने पहले तैयारी शुरू कर रहे हैं और आप ये सोचें नहीं 140 से कम तो चाहिए नहीं, इससे तो फेल ही हो जाऊं, वो वाला फिर तरीका गलत है। तो ये क्राइटेरिया है जहां पे आपको 12th में 33% नंबर लाने होते हैं, ये क्राइटेरियन रेफरेंस्ड है। नॉर्म का मतलब है नॉर्म जो चल रहा है उसमें ऊपर आना है ना। तो ये KVS हो सकता है, D+ भी हो सकता है, UPSC हो सकता है, जिनमें भी परसेंटेज की बात हो रही है, टॉपर की बात हो रही है, ठीक। तो सिंपल बात, नो बकवास। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए और जवाब दीजिए। पैसे वाले भैया लोग मेरी बात भी मैम तक पहुंचा दो प्लीज, बिना पैसे के ही सुन लेंगी। SST और संस्कृत का भी कुछ करें प्लीज। हाँ बिल्कुल यार, जितने मैं कमेंट्स पढ़ पाती हूँ सभी के पढ़ने की कोशिश करती हूँ। SST और संस्कृत तो देखो मुझे उतनी नहीं आती कि मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूँ, और SST टाइम कंज्यूमिंग है, तो SST के लिए तो आप सिर्फ NCERTs पढ़ लीजिए या प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए साथ में, बाकी सब्जेक्ट्स में आपकी हेल्प हो जाएगी, है ना। या फिर आप कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ स्पेसिफिक टीचर्स हैं, एक इंसान कितना कुछ देखे। क्वेश्चन नंबर है 28, देखिएगा फटाफट से, 10-12 सवाल और हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट, देख रहे हो चुपके से नॉट लगा दिया इन्होंने, इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड इन दी NEP 2020। अब जिन्होंने नॉट पे ध्यान नहीं दिया उनका एक नंबर चला गया, क्योंकि वो क्या ढूंढेंगे, क्या कहा है NEP ने, ठीक। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है। क्वेश्चन को पढ़ना ठीक से है, अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा, आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तब भी आप पेपर में गलत कर देंगे, ठीक। सिर्फ 48% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं, सिर्फ एक नॉट लगाने की वजह से आप लोग घूम गए। हाँ, आपसे बेहतर की उम्मीद किए थे और आप ये कर रहे हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें तो ए ऑप्शन है, इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड फोस्टर द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच चाइल्ड, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना कि उसमें क्या यूनिक है। तो ये नॉट थोड़ी है, ये तो फीचर है। उन्होंने पूछा कौन सा फीचर नहीं है, तो ये तो फीचर है, ये सही कैसे होगा। Emphasis should be placed on conceptual understanding rather than rote learning and learning for exams। ये भी सही है, और जो सही है वो तो गलत है। यहाँ हमें नॉट पूछा है कि एग्जाम के लिए सीखने की बजाय कॉन्सेप्ट सीखें। फिर सी ऑप्शन है, देयर शुड बी ड्यू फोकस ऑन क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू एनकरेज लॉजिकल डिसीजन मेकिंग। ये भी सही है, बट हमारे काम का नहीं, हमें नॉट चाहिए। तो डी ऑप्शन एकमात्र गलत उत्तर मिलेगा। अब हमें टीचर्स शुड फोकस ऑन यूज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट टू प्रमोट कॉम्प्लायंस इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देना, कि बच्चे बात माने टीचर की, है ना। इसके लिए क्या करना चाहिए, रिवॉर्ड और पनिशमेंट, दंड, ये दोनों ही चीजें खतरनाक है। कंस्ट्रक्टिविज्म को यानी रचनावाद को NCF फॉलो करता है, और आज की डेट में हम कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा रचना करे, नॉलेज का एक्टिव बिल्डर हो, सक्रिय निर्माता हो। उसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट को हटाने की जितनी ज्यादा हो सके उतना भरसक प्रयास है। तो रिवॉर्ड पनिशमेंट कोई अच्छा तरीका नहीं है, जिसकी बात NEP में कहीं भी नहीं गई। तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। क्योंकि डी गलत है इसीलिए डी सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, ठीक है। नॉट वाले क्वेश्चंस को थोड़ा ऐसे कान खड़े करके 3 इडियट वाले ज्यादा ध्यान से पढ़ना होता है। इसमें बाकी की तीनों बातें एकदम प्यारी प्यारी हैं, आपको पता लगेगा क्या कहती है NEP, बट डी जो है वो रॉन्ग है।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आसान सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम लड्डू क्वेश्चन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस चीज पे एम्फेसाइज करती है? अगेन अगेन अगेन, बस ऑप्शंस चेंज किए हैं। इसी तरह का क्वेश्चन अभी हमने 5 मिनट पहले ही मुश्किल से किया होगा, ठीक है। फटाफट से जवाब दीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? ये बाकी सब्जेक्ट के नोट्स जो लोग कह रहे हैं आज रात भर नोट्स पे ही काम होना है, तो होपफुली परसों या उसके एक आध दिन में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोट्स पे काम होके काम चल जाता है। मल्टीपल टाइम्स टाइम लगता है नोट्स, मतलब बहुत ही हेडेक वाला काम है, बट देने हैं तो देने हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम यानी पाठ्यचर्या का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम एम्फेसाइज करेगा, बिल्कुल करेगा भाई, बिल्कुल करेगा। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द करिकुलम नहीं, ये तो नेगेटिव है। डी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, डी नहीं कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, गैर संदर्भीकरण नहीं संदर्भीकरण। रोट मेमोराइजेशन अपने आप में ही नेगेटिव है, तो इससे आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा दुनिया में? पाठ्यचर्या का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टी लेवल करिकुलम नहीं करिकुलम होना चाहिए, यानी डिफरेंट लेवल। आसान जो बच्चा स्लो सीखता है उसके लिए भी, जो गिफ्टेड है उसके लिए भी मल्टीपल लेवल्स होने चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन या करिकुलम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग द प्रोग्रेस कार्ड, याद कर लीजिए, जैसे ही प्रोग्रेस कार्ड दिखे 360 डिग्री दिमाग में ले आइएगा, है ना। और 360 डिग्री लाते ही सेल्फ, एस, टीचर और पी, एस टी पी याद रख लीजिएगा, सेल्फ असेसमेंट, टीचर असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, और कैप तो है ही कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो प्रोग्रेस कार्ड ऑफ द स्टूडेंट्स कम्युनिकेटेड टू द पेरेंट्स वुड बी, यानी नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग पे बेस्ड होगा। ये स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत परीक्षण का ही एक उदाहरण है, तो नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस नहीं चाहिए अब हमें, ठीक। आर रिफ्लेक्शन ऑफ रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन कंपैरिजन टू क्लासमेट्स, कंपैरिजन नहीं कराना बच्चे का। आर रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस एज वेल एज द यूनिकनेस, हाँ बच्चे की प्रोग्रेस, बच्चे की प्रगति और उसके अंदर क्या काबिलियत है, उसमें क्या विशेष है, वो किस चीज में अच्छा कर सकता है, इस चीज पे फोकस करना है, तो डी ऑप्शन। दूसरों से कंपैरिजन की बजाय बच्चे में खुद में क्या विशेषताएं हैं उसको कैसे निखारना है, इस पे फोकस करना है। एनईपी 2020 रिकमेंड्स द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत में बताया था, अगर आपने देखा होगा शुरुआत का सेशन, मैंने आज शुरुआत में ही कुछ पॉइंट्स बताए थे एनईपी के, जिससे आपके लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, मुश्किल से 5 या 10 मिनट आपके लिए होंगे, ठीक। तो उसको देख लीजिएगा जिन्होंने वो अभी तक नहीं देखा है। इनिशियली हमने आज बात की थी उस पर। आप लोग इतनी संख्या में इतनी रात को जुड़े हुए हैं, 10 बजे के बाद तो ज्यादातर लर्नर्स हमारे सो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स हैं, कई लोगों को सुबह जॉब पे जाना है, कई लोगों के बच्चों की जॉब पे जाना है, कई लोगों के हस्बैंड्स को जॉब पे जाना है। बोलिए, एसी बंद कर दें? एसी बंद करेंगे तो कैसे जिएंगे सरकार, कर देते हैं। देखिएगा 69% लोग ए कह रहे हैं। चलिए, अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश, हमने बात की थी क्लासिकल लैंग्वेजेस जो विलुप्त होती जा रही हैं, जिनके नेटिव स्पीकर्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है। संस्कृत इसका एक उदाहरण है, मलयालम इसका एक उदाहरण हो सकती है, तेलुगु इसका एक उदाहरण हो सकती है, ठीक। तो क्लासिकल लैंग्वेजेस को कैसे रखें? आ लैंग्वेज विद इन दी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बात करता है, एक आपकी मदर टंग, मातृभाषा, कक्षा 5 तक, इंग्लिश, हिंदी या फिर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, जो 22 भाषाएं हमारे संविधान में हैं, ठीक है। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्लासिकल लैंग्वेज की बात तो एज सच नहीं कर रहा। एज अ कंपलसरी लैंग्वेज, कंपलसरी की तो बिल्कुल भी यहाँ कोई लैंग्वेज कंपलसरी ऐसी तो बात यहाँ अभी तक हमने नहीं पढ़ी। एडिशनल ऑप्शन या सेकंड लैंग्वेज, सेकंड की भी बात नहीं हो रही। एन एडिशनल ऑप्शन, एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में सभी लेवल पे आपके पास ऑप्शन हो कि आप संस्कृत या इस तरह की जो भाषाएं हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस, उनको एक एडिशनल ऑप्शन के रूप में पढ़ सकें। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। क्लासिकल लैंग्वेज की बात हो रही है, समझ पा रहे हो बात को? गड़बड़ कर दी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर ये क्लासिकल नहीं होता तो एक के साथ चले जाते, क्योंकि वो भी इंक्लूड कर ही लेता है अगर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए एक बार, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या प्रपोज करती है? फटाफट से आंसर दीजिए, क्या प्रस्ताव रखती है? 1 मिनट में उत्तर देंगे आप। पोल दे दिया या नहीं? देखिएगा, पोल में जवाब दीजिए फटाफट से। अब इसको टेस्ट की तरह लीजिए, इतने क्वेश्चन हम आज कर चुके हैं कि इसके आगे वाले क्वेश्चन आप खुद से फटाफट निपटाते चले जाएं। पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या प्रपोज करती है एनईपी? चिल्ड्रन इन प्राइमरी ग्रेड्स शुड बी टॉट इन होम और लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। हाँ बिल्कुल सही बात है, प्राथमिक स्तर पर कक्षा 5 तक मदर टंग का ही हम प्रयोग कर रहे हैं, या लोकल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज। बी ऑप्शन है, देयर शुड बी 1 यूनिफॉर्म लैंग्वेज। 1 यूनिफॉर्म से नहीं चलेगा, मल्टीपल लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअल, बहुभाषिता की बात हो रही है। डिस्करेज करना है बाइलिंगुअल अप्रोच को, क्यों भाई?
बाइलिंगुअल क्या, जितनी भाषाओं का प्रयोग हो सके उसको प्रोत्साहित ही करना है। मल्टीलिंगुअलिज्म शुड बी हैवीली डिस्करेज्ड, डिस्करेज्ड नहीं, हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करना है ना। तो एक ऑप्शन है पॉजिटिव कि प्राइमरी क्लास में, प्राथमिक कक्षा में बच्चे की स्थानीय भाषा या घर की भाषा को बढ़ावा देना है, उसकी मातृभाषा को। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए और जवाब दीजिए। क्या पूछा है आपसे? पूछा है व्हाट शुड बी द अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर असेसमेंट अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, यानी क्या सिद्धांत होना चाहिए बच्चे को आकलन को करते समय, यानी आकलन के पीछे उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है। प्रीमैरिली रोट मेमोराइजेशन स्किल्स को चेक करना, रटने के कौशलों को चेक करना। रटने पे अगर आप अभी भी सही उत्तर दे रहे हैं तो फिर हमने सारी मेहनत बर्बाद कर दी। रटने से दूर भागना है, नेगेटिव वर्ड है। एनकरेजिंग लर्निंग ऑफ कंटेंट ओनली, अगेन सिर्फ कंटेंट के रट्टे लगवाने हैं, ये भी नेगेटिव वर्ड है। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यानी सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखना और विकास का अनुकूलन करना, यानी ऑप्टिमाइज कर सकें हम, बेहतर बना सकें, लर्निंग को कॉन्ड्यूसिव बना सकें और डेवलपमेंट सभी बच्चों का हो सके, ये बात एकदम पॉजिटिव है, बच्चे के पक्ष में है। डी ऑप्शन है असेसिंग स्टूडेंट्स ओनली इनटू द कॉग्निटिव डोमेन्स, अगेन आप सिर्फ एंड ऑफ एग्जामिनेशन में सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन का ध्यान रखें, नहीं, सभी पक्षों का ध्यान रखना है, ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर, देखिएगा, जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं किसी सेशन में, ध्यान से जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट लेजिस्लेशन पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी, यानी कौन सी लेजिस्लेशन है, कौन सा एक एक्ट है जो रिसेंटली पास हुआ है भारतीय संसद में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, बताइएगा। इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है इस क्वेश्चन में, आप जवाब दीजिए फिर मैं इस पर चर्चा करूंगी। देखिएगा देखिए सब्र करो, देयर आर 10 मोर क्वेश्चंस। हाँ अंकिता, बिल्कुल, अभी हमारे पास अब 10 तो नहीं 8 क्वेश्चंस बाकी हैं। भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौन सा कानून पारित किया है? इसमें 52% लोग बी कह रहे हैं और बाकी के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, सी कह रहे हैं 30% लोग। और ये ऐसे भी लोग हैं जो ए और डी भी दे रहे हैं, जो हो ही नहीं सकता। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिसेबल्ड लोगों के लिए आई है, कैसी बातें कर रहे हो। राइट टू एजुकेशन एक्ट सभी के लिए है वो, फिर ठीक। तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट, यानी निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, मेरे नजर में, हालांकि आपके जो पेपर में आंसर की में इसको सही माना इन्होंने, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को, कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डिसेबल्ड लोगों के होने चाहिए और फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हॉस्पिटल से लेके, मेट्रो से लेके, ट्रेन से लेके, किसी भी सरकारी संस्था में अगर बच्चे जा रहे हैं या कोई भी व्यक्ति जो डिसेबल्ड है उसको फ्री एक्सेस होना चाहिए। अगर 40% या उससे अधिक दिव्यांगता है तो क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन मिलेगा। 3 से 4% बढ़ा दिया है, मतलब 3% था 4% बढ़ा कर दिया है अभी जो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में एंड ऑल। तो ये सारी बातें सही है, बट ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में बातें हुई हैं, जो राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है 2016 वाला, लेकिन इन्होंने यहाँ ईयर ही मेंशन नहीं किया है। तो इस चक्कर में ये लोग खेल चुके हैं यहाँ पे। अदरवाइज ये पीडब्ल्यूडी एक्ट हुआ जो 1995 में आया था, ठीक है ना। तो आंसर आपका जो आपका पेपर है ये माना गया है, बट मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है इसलिए मान लिया है। आंसर इसका सी सही होना चाहिए, तो सी को आप मार्क करके रखेंगे। दोनों में से कोई भी, ये पेपर के ऊपर है। फिर भी एक बार और फाइनल आंसर की चेक करेंगे। लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तो आंसर इन्होंने बी ही माना था, तो इसमें बी सी जिन्होंने भी दिया है वो सही मान लें, लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप सी ही लगा के आए, क्योंकि हो सकता है इस बार गलत मान लिया हो आंसर की में, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो सी के साथ ही जाइएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, बेसिकली ये जो सी वाला ऑप्शन था वो अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव तो दिया है इन्होंने। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में आया था, लेकिन ये लेटेस्ट नहीं है। हालांकि इन्होंने ईयर ही मेंशन नहीं किया, उस केस में ये मान सकते हैं बी को भी सही, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज होती थी, 7 दिव्यांगताएं थी, और इसमें विजुअली इम्पेयर्ड लोग थे, लोकोमोटर डिसेबिलिटी थी, चलने फिरने में दिक्कत एंड ऑल। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को लाया गया राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2016 में,
और ये सोशल जस्टिस की जो मिनिस्ट्री होती है उसके अंडर आया। 21 डिसेबिलिटीज़ आई, यानी नई 14 डिसेबिलिटीज़, 14 दिव्यांगताएं ऐड हुई, जिसमें ड्वार्फिज्म, बोनापन, एसिड अटैक विक्टिम्स को शामिल किया गया। और अगर हम बात करें, वो मूवी आई थी ना अभी, छलांग थी, क्या नाम था, जिसमें वो छपाक आई थिंक, हाँ, तो एसिड अटैक विक्टिम्स को, ड्वार्फिज्म को, हीमोफीलिया, जो ब्लड रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनको पहले केटर नहीं किया गया था, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, और इसमें और भी नोटिफाई हो सकती हैं, मतलब ऐड हो सकती हैं आपकी डिसेबिलिटीज़। इस तरह की चीज़ें हैं। वो 3 से 4% बढ़ा दिया रिजर्वेशन को। इसके लिए आपके पास 40%, 40 या से अधिक होनी चाहिए डिसेबिलिटी, तब आपको ये सर्टिफिकेट अपने आसपास से बनवाना पड़ेगा, और डिसेबल्ड के जो भी बेनिफिट्स हैं वो आप ले पाएंगे। बेनिफिट्स कह लीजिए, या जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मिल पाएंगे आपको। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 35, जवाब दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए एक बार। किसको कहाँ समस्या है? कोई तो चप्पल लिख रहा है छपाक की जगह होता है कई बार, कोई बात नहीं। हाँ देखिएगा एक बार, वो जो लक्ष्मी नाम था ना, उन पे बनी थी वो। हिंदी ईवीएस का भी करेंगे डिस्कशन, लक्ष्मी ठाकुर पर बेस्ड थी एग्जैक्टली, कुमकुम, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग काफी अवेयर लग रहे हैं। 27-28 आ जा रहे हैं ईवीएस वगैरह में भी, बढ़िया है अजय, मेहनत करो यार, फिर क्या टेंशन है, फिर क्या टेंशन है। बी ऑप्शन देखिए 66%। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रपोजल्स मेड बाय एनईपी इज नॉट करेक्ट। नॉट लिखा है, ध्यान से देखिएगा। NEP 2020 proposes that a variety of methods and strategies, ग्रुप वर्क और ये सब होने चाहिए, ये पॉजिटिव बात है, हमें नेगेटिव चाहिए। Proposes shift from formative to summative, यही नेगेटिव है, ये बार बार आपको दे रहा है, जबकि ऐसे से FA होना चाहिए। रचनात्मक की तरफ जाना है, योगात्मक से, ये उल्टा ऑप्शन है, तो ये नेगेटिव है और हमें तो नेगेटिव ही चाहिए। इसकी बात नहीं की गई है NEP में, और सही नहीं यही है। फिर भी देख लेते हैं सी ऑप्शन। प्रपोजेस दैट अपार्ट फ्रॉम असेसमेंट और टीचर्स के द्वारा सेल्फ असेसमेंट भी होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है। एनईपी कहती है कि रिपोर्ट कार्ड जो है स्टूडेंट्स का, उसमें कॉग्निटिव अफेक्टिव सारे डोमेन हो, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन ही गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। तो इस बार आप लोगों ने कमाल कर दिया कि गलती नहीं की, 75% लोग सही उत्तर दे पाए। नहीं तो नॉट लिखते ही आधे लोग अपने आप ही गलत कर देते हैं क्वेश्चन को, वो पहले ही हाथ उठा देते हैं, खड़े कर देते हैं कि भैया अब हमसे ना हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट्स दैट लर्निंग शुड बी, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए। भाई जिसमें बच्चा एक्टिव होगा जिस ऑप्शन में, वैसा ही अधिगम होना चाहिए। फटाफट से जवाब दीजिए और फिर हम बढ़ेंगे आगे। देखिएगा, अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, कंटेंट, भाई कंटेंट नहीं है सेंटर में, टेक्स्ट बुक नहीं है सेंटर में। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रयोग, यस, यहाँ बच्चा एक्टिव होगा। जहाँ बच्चों को एक्सप्लोर करने का, इंक्वायरी का, डिस्कवरी का मौका मिलेगा, बच्चा एक्टिव होगा, वही ऑप्शन बेस्ट है। उसी की बात एनईपी या कोई भी पॉलिसी जो बच्चे के भले के लिए बनाई गई है वो करेगी। बिहेवियरिस्टिक तो आदत डलवाने की, कंडीशनिंग की बात करेंगे, तो आंसर क्या हुआ, एक्सपीरियंशियल। ठीक, सी ऑप्शन। सिर्फ 71% लोग ही क्यों उत्तर दे रहे हैं इसका उत्तर कम से कम 90% सही एक्सपेक्ट किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए और जवाब दीजिए, बताइए क्या आप कहना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 37 के विषय में। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, एज पर NEP 2020 द फॉर्म ऑफ असेसमेंट इन स्कूल्स शुड शिफ्ट फ्रॉम। वही बात घुमा फिरा के बार बार कही जा रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप डैश से डैश होना चाहिए। तो आपको पता है, FS से याद कर लीजिए, फॉर्मेटिव से समेटिव होना चाहिए, रचनात्मकता से योगात्मकता की तरफ, ना कि योगात्मक या समेटिव से जजमेंट से फीडबैक पे नहीं, फीडबैक से जजमेंट पे होना चाहिए। तो शिफ्ट फ्रॉम फॉर्मेटिव टू रचनात्मक आकलन, जिसमें एक्टिविटी करके आकलन करें आप। समेटिव में पेन पेपर टेस्ट होता है सिर्फ, समेटिव की जगह फॉर्मेटिव होना चाहिए। तो समेटिव से फॉर्मेटिव होना चाहिए। शिफ्ट फ्रॉम उल्टा लिख दिया मैंने, देखिएगा, शिफ्ट फ्रॉम समेटिव टू योगात्मक से, जो हम पेन पेपर टेस्ट हर जगह पे देखते आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल, तो उससे हमें रचनात्मकता पे लेके जाना है शिफ्ट। ये बात एकदम सही लग रही है, ये ऑप्शन ही सही है, जो कि 61% लोग दे पा रहे हैं। ठीक है, योगात्मकता से परिवर्तन लाना है, फॉर्मेटिव से समेटिव नहीं करना है, वो तो अच्छी बात है। लर्निंग से रोट लर्निंग पे ले जाएंगे तो और खराब है। फ्लेक्सिबल से रिजिड नहीं, रिजिड से फ्लेक्सिबल होना था। तो एक ही ऑप्शन पॉजिटिव है, वो है आपका ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पर। देखिए, ये बाण वाला क्वेश्चन आपके सामने अगेन आ गया है।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज, यानी कौन सी स्ट्रेटजीज हैं पेडागोजी की, कौन से शिक्षा शास्त्रीय तरीके हैं जिनसे पढ़ाया जाना चाहिए, जिसकी बात एनईपी करेगी। तो अन्वेषण आधारित अधिगम यानी एक्सप्लोरेशन बेस्ड, हाँ बच्चा एक्टिव होगा, जहां पे बच्चा एक्टिव है वो भला है, उसी की बात करेगी एनईपी। कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र यानी स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग बहुत ही पॉजिटिव फॉर्म होती है क्योंकि स्टोरीज जो हैं वो बहुत ही, जब से ह्यूमन रेस है तब से शायद स्टोरीज हैं, हम ये कह सकते हैं। तो कहानियां या कहानी स्टोरी टेलिंग मेथड ओल्डेस्ट भी कह सकते हैं हम, कि सबसे पुराने समय से यही रहा है। हम स्टोरीज के थ्रू बहुत कुछ सीखते हैं, इसीलिए हम मूवीज में इतने इंटरेस्टेड रहते हैं, इसीलिए हम किताबें पढ़ते हैं, लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि स्टोरीज से हम बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे की इमेजिनेशन, उसकी लिसनिंग स्किल्स, उसकी इवन स्पीकिंग स्किल्स भी बेहतर होंगी और क्रिएटिविटी भी उभर के आती है। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, बिल्कुल सही बात है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, इसको हमने डिस्कस किया है कि नेगेटिव है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। मीनिंगफुल लर्निंग होगी तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस को हम नेगेटिव मानते हैं, ये बात याद रखिएगा। डिस्कशन अच्छा है, बच्चा एक्टिव होगा। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, थर्ड हटा देंगे। थर्ड जिसमें भी है वो तो हट ही जाएगा, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, बाकी सब में थर्ड था तो ये तो हट ही गए। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पर। 3-4 क्वेश्चन और हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया आज, एनर्जी कम होने के बावजूद भी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डिमेंशनल रिपोर्ट प्रपोज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, नॉट लिखा हुआ है, सही नहीं है, यानी बच्चे को जिसमें हम एक्टिव नहीं रखेंगे वही सही नहीं है। पहला ऑप्शन है द रिपोर्ट विल इंक्लूड सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट। ये बात हमने शुरुआत में ही कर ली थी कि बच्चा खुद का भी आकलन करे, उसके दोस्त भी उसका आकलन करें, टीचर भी करें, तो ये तो सही है बात। द रिपोर्ट पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव ढूंढना है, नॉट वाला। द रिपोर्ट विल इंक्लूड प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स कॉग्निटिव अफेक्टिव यानी CAP, कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर, यानी बच्चे का संज्ञान, उसका दिमाग, उसके इमोशंस, उसका दिल और उसके हाथ पैर यानी फिजिकल एक्टिविटी, तो ये भी पॉजिटिव है, इसकी भी बात हुई है। द रिपोर्ट विल फॉर्म एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन होम एंड स्कूल, यानी बच्चे के जीवन से उसके ज्ञान को स्कूल में जोड़ा जाए। ऐसा नहीं है स्कूल में कुछ और पढ़ता है, दुनिया में कुछ और होता है, तो ये भी पॉजिटिव है, उसके जीवन से जोड़ रहे हैं आप लर्निंग को, स्कूल में क्लासरूम लर्निंग को घर से जोड़ रहे हैं। द रिपोर्ट विल फोकस ऑन इंडिविजुअल वर्क एंड ओनली एंड नॉट इंक्लूड ग्रुप वर्क, ये बात गलत है कि सिर्फ इंडिविजुअल वर्क भी होना चाहिए बट ग्रुप वर्क नहीं होना चाहिए, ये गलत कह दिया इन्होंने, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो डी ऑप्शन ही एकमात्र नेगेटिव उत्तर यहाँ है, या ऑप्शन हमारे पास नेगेटिव है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, क्या है ये क्वेश्चन नंबर 40 समझेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या प्रपोज करता है कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, शिक्षा कैसी होनी चाहिए। ड्रिल और प्रैक्टिस को तो दूर से ही जयराम जी की बोल देंगे, कहेंगे भागो यहाँ से। फिर आएगा बी ऑप्शन, इंक्वायरी ड्रिवन और डिस्कवरी, यहाँ बच्चा बिल्कुल एक्टिव है। टेक्स्ट बुक और टीचर सेंटर्ड, ये तो पुरानी बातें हो गई। ओरिएंटेड टुवर्ड्स लर्निंग फॉर एग्जाम्स, एग्जाम्स के लिए नहीं लर्निंग के लिए सीखना है, एग्जाम अपने आप अच्छे हो जाएंगे। तो क्या हुआ, इंक्वायरी ड्रिवन और डिस्कवरी ओरिएंटेड, यानी अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी, यानी बच्चा एक्टिव सबसे ज्यादा बी ऑप्शन में है, जहां वो इंक्वायरी करेगा, एक्टिविटी करेगा, खोज करेगा, एक्सप्लोर करेगा अपने एनवायरनमेंट में, डिस्कवरी करेगा, यानी बच्चा एक्टिव है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज इन द कंटेंट ऑफ असेसमेंट, यानी आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है। बताइए जरा। अब तो आप सोते सोते भी एनईपी के क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हैं तो फिर या तो मेरी तरफ कुछ गलती रही है या आपने अपने एंड पे थोड़ी सी भी मेहनत करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि अब गलती नहीं होनी चाहिए। बी होगा, अब बता तो दो, हिस्ट्री के कम से कम पेडागोजी ही करा दो। मुश्किल है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अभी, बाकी लेट्स सी, अगर हो पाया तो मैं कोई वादा नहीं करूंगी आपसे इस चीज पे। देखिएगा फटाफट से, मे बी नेक्स्ट टाइम से। बहुत ही बढ़िया, इतना आप लोग पहले से पढ़ लो। अगर कुछ लोग तो होंगे जो पहले से पढ़ रहे होंगे। मैम सिस्टम में कमी होती है, बच्चों में नहीं। एग्जैक्टली पूजा, बिल्कुल सही समझे आप, है ना।
सिस्टम में कमी निकालते हैं हम, बच्चे में नहीं। खुद में निकालेंगे, अपने मेथड्स में कमी निकालेंगे, बच्चे में नहीं। बच्चा ईश्वर का रूप है, ये हम कह रहे हैं पेडागोजी में। तो अगर हम बात करें कंटेंट ऑफ असेसमेंट की, यानी आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? आकलन। तो समेटिव से दूर भागना है, फॉर्मेटिव के पास जाना है, समझ गए ना। लर्निंग फॉर एग्जाम्स, अगेन ये तो खराब बात है। 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। पेपर एंड पेंसिल बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप, जी नहीं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पेपर पेंसिल तो समेटिव ही हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 42 आज के लिए आखिरी सवाल। 43 हो चुके हैं वैसे, शुरुआत में जो ट्राई-बॉल वाला क्वेश्चन था वो काउंट नहीं किया है हमने। देखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या प्रपोज करती है, किस तरह का पेडागोजिकल शिफ्ट होना चाहिए। अगेन वही बात, बस ऑप्शंस चेंज करे हैं। ये क्वेश्चन तरह तरह से घुमा के दिया है। संदीप सिंह कह रहे हैं मैम नो नमस्ते बक्सर बिहार से, मैम सीडीपी मैथ ईवीएस सब सही जा रहा है बट हिंदी इंग्लिश बहुत गलत हो रही है, प्लीज सजेस्ट करिए। संदीप 1-2 दिन में ही, अगले नेक्स्ट कमिंग 2 डेज के अराउंड आपको हिंदी इंग्लिश के भी नोट्स मिल जाएंगे और हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे इनफ, कुछ सेशंस लगा करके, तो उसमें भी हेल्प मिल जाएगी, फिर वो गलत नहीं होगा। इसमें 30% लोग बस 2 आपको फिल इन द ब्लैंक दे दे और आप डर जाते हैं, गलत कर देते हैं आंसर, लास्ट में जाते जाते ऐसी बात कर दी आपने है। देखिएगा, अगर हम बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज करती है किस तरह का पेडागोजिकल शिफ्ट, यानी किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्र में बदलाव की बात हो रही है, यानी किससे किसमें बदलाव, किस तरह का शिफ्ट। फ्रॉम कंस्ट्रक्टिविज्म से नहीं भाई, कंस्ट्रक्टिविज्म तो लाना है, इससे क्यों बदलाव बिहेवियरिज्म से होना चाहिए था कंस्ट्रक्टिविज्म में। रोट लर्निंग से कॉन्सेप्चुअल, हाँ ये बात सही है, रटने से कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाएंगे, बच्चे को एक्टिव रखने की तरफ। फिर आता है सी ऑप्शन, इंक्वायरी बेस्ड से ड्रिल की तरफ, ये गलत हो गया ना। फ्रॉम यहां पे रख के देख लिया करो, किससे किसकी तरफ, इंक्वायरी से, खोजबीन से, ड्रिल और अभ्यास की तरफ, जिसको हम नेगेटिव कहते हैं, नहीं, ड्रिल और अभ्यास से इंक्वायरी की तरफ होता तो सही हो जाता। असेसमेंट फॉर लर्निंग से ऑफ लर्निंग की तरफ, बिल्कुल भी नहीं। ऑफ लर्निंग जो कि समेटिव का हिस्सा है, फॉर लर्निंग जो कि फॉर्मेटिव का हिस्सा है, तो ये ऑपोजिट होना चाहिए था। समेटिव से फॉर्मेटिव ले जाएंगे, फॉर लर्निंग से ऑफ लर्निंग ले जाएंगे, ना कि ऑफ लर्निंग से फॉर लर्निंग। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें, यहां पे एक ही ऑप्शन सही है कि रोट लर्निंग से, फ्रॉम रोट लर्निंग, रटंत विद्या से किधर लेके जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, संप्रत्तियों का विकास, बच्चा संदर्भ में संप्रत्तियों को समझ पाए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसके अंदर आए, यही एक बेसिक सी बात थी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आउट ऑफ 43 क्वेश्चंस कितने आपके ठीक हुए वो आप कमेंट करके बताएंगे।